चलिए, जीएसटी अमेंडमेंट एंड अपडेट बेटा मई सेशन के लिए कर रहे हैं और जो सीएस और सीएम में कर रहे हैं बेटा जून के लिए। अपडेट्स बता रहा हूँ मैं केवल, कोई रिवीजन क्लास नहीं है, कोई डाउट क्लास नहीं है। कम्युनिकेशन वन वे, डाउट अगर अमेंडमेंट्स में हो तो ही पूछना, कॉन्सेप्ट में हो तो क्लास के बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अमेंडमेंट अपडेट नंबर 1 सुनने पे ध्यान दो। मैंने एक चार्जिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 पढ़ाई थी। चार्जिंग सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 में था एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ENA, इन दो को छोड़ के ऊपर सबके ऊपर जीएसटी लगेगा। सेक्शन 9(2) 5 पेट्रो प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एयर टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, इनको छोड़ के अभी जीएसटी नहीं है। फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पे इनके ऊपर जीएसटी लग सकता है। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, गवर्नमेंट के पास पावर है नोटिफिकेशन इशू करके गुड्स और सर्विसेज बताएं जो रिवर्स चार्ज में आएंगी। नोटिफिकेशन पढ़ाई थी मैंने 13/2017। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 था बेटा, इनमें कोई चेंज नहीं है, रिवाइज करा रहा हूँ मैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 था, सप्लायर स्पेसिफिक है, बायर स्पेसिफिक है, सप्लाई भी स्पेसिफिक है, तो वो सप्लाई भी क्या आएगी आपकी रिवर्स चार्ज में। इंटर में वो सिलेबस में नहीं है। 9(5) क्या था अगर याद आ रहा हो? अमेंडमेंट क्लास है बेटा, और ये मान रखा है कि आपने एग्ज़ाम दे रखे हैं। ECO 9(5) में था गवर्नमेंट के पास ये पावर है वो नोटिफिकेशन इशू करके बताए कौन कौन सी सर्विसेज के ऊपर ECO जीएसटी पे करेगा। क्लासरूम में जो पढ़ी थी एक बार अगर याद आ रही हो बेटा तेजी से। सबसे पहला था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, एग्जाम्पल दिया था ओला उबर। ECO ओला उबर विल पे जीएसटी ऑलवेज, चाहे सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, हमेशा ECO क्या करता था बेटा जीएसटी पे करता था। ओमनी बस के केस में हम चेक करते थे ओन्ड बाय कंपनी, तो कंपनी देती थी। एनी अदर केस में कौन पे करता था बेटा? GTA। उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ है। सेकेंड सर्विस मैंने पढ़ाई थी हाउस कीपिंग सर्विस, अर्बन कंपनी। सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी देगा, अनरजिस्टर्ड है तो बेटा आपका ECO उसके ऊपर जीएसटी देगा, एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तीसरी सर्विसेज मैंने पढ़ाई थी रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज थी बेटा आपकी, स्विगी जोमेटो होता था। इस केस में ECO विल पे जीएसटी। पर अगर हाई एंड रेस्टोरेंट्स में है जो आपके बेटा होटल्स 7500 पर डे या उसके ऊपर जो थे, उस केस में कौन पे करता था? रेस्टोरेंट वाला उसके ऊपर जीएसटी पे करता था। वो लिस्ट पर रखी थी ना, हाउस कीपिंग थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर थी आपकी बेटा, अकोमोडेशन इन होटल्स थी। उसमें एक नई सर्विस ऐड हुई है, पॉइंट नंबर 6, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। ये नया पॉइंट है बेटा, सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। क्या मतलब है इसका? एक एग्जाम्पल से अगर चलें, पोर्टर सुना है? जो तेज़ी से गुड्स हमें क्या करनी है, ट्रांसपोर्ट करनी है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसके लिए हम कौन से ऐप को यूज़ करते हैं? पोर्टर ऐप को यूज़ करते हैं। उसको लेके आए हैं बेटा ये 9(5) में उसको क्या करा है इन्होंने? नोटिफाई करा है। 2 मिनट फोकस रखो मेरे ऊपर बेटा। मेरे को यहाँ से गुड्स भेजनी है अपने ऑफिस में, कोई डॉक्यूमेंट घर पे रह गया बेटा मेरा, मुझे अपने ऑफिस में मंगाना है। पोर्टर की मैंने क्या कर ली, उसके लिए सर्विसेज ले ली। पोर्टर इज़ द ऐप, नाम ही है, ऐप का नाम ही क्या है बेटा आपका? पोर्टर। मैंने उसकी क्या करी साहब? सर्विसेज ली, उसको उन्होंने नोटिफाई करा है नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 में, जो ECO जीएसटी पे करता था। अब जो राइडर बाइक वाला वो डॉक्यूमेंट लेके जा रहा है, चेक करें क्या वो जीएसटी रजिस्टर्ड है या वो अनरजिस्टर्ड है। अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो जो बाइक वाले हैं वो क्या करेंगे? इसके ऊपर जीएसटी पे करेंगे। और अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड हैं तो ECO पोर्टर ऐप विल पे जीएसटी। दोबारा, ये किस चीज़ के ऊपर लगता है बेटा? सप्लाई बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। आगे मत पढ़ना भी, केवल यहीं पे रहो। सप्लाई बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। लोकल डिलीवरी किस चीज़ की हो रही है? गुड्स की। किसके थ्रू हो रही है? ECO के थ्रू हो रही है। कौन कर रहा है बेटा? वो जो बाइक जाती हैं या ट्रक भी चलते हैं पोर्टर के, तो जो ट्रक चल रहे हैं, चेक करें सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है या सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है, सप्लायर विल पे जीएसटी। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है बेटा, ECO विल पे जीएसटी। अब पढ़ो पूरा सेंटेंस। ये है नोटिफिकेशन नंबर 17/2017, जहाँ पर कौन पे करेगा? ECO। ECO कब पे करेगा? पहले 5 वर्ड पढ़ो। सप्लाई बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी, यहीं रुक जाओ।
सप्लाई बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी। अगर गुड्स की लोकल डिलीवरी होती है कौन पे करेगा? ईसीओ पे करेगा। एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन का मतलब ईसीओ पे नहीं करेगा, फिर कौन पे करेगा बेटा? वो बाइक या ट्रक वाला जिसके थ्रू गुड्स जा रही हैं। पढ़ो, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज लायबल फॉर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22(1) ऑफ सेंट्रल सीजीएसटी। क्रक्स फॉर्म में बोलो क्या निकल के आएगा? क्रक्स में लोकल डिलीवरी सर्विसेज, सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड, सप्लायर अनरजिस्टर्ड। सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो सप्लायर विल पे जीएसटी, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ विल पे जीएसटी। क्रक्स में लिखो और आगे बढ़ जाओ सीधा बेटा। नोटिफिकेशन का नंबर याद है? बोला था नंबर याद कर लेना। नोटिफिकेशन नंबर 17/2017। सेवेंटीन ऑब्लिक 2017। लोकल डिलीवरी सर्विसेज। अपनी नॉलेज के लिए पोर्टर ऐप। मज़े की बात है, ये काम स्विगी जोमेटो भी करते हैं, ओला उबर भी करते हैं, उनसे भी बुक कर सकते हैं, उनकी भी बाइक आ जाती हैं, ठीक है ना। लोकल डिलीवरी सर्विसेज पोर्टर ऐप। वो बाइक वाला सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड या सप्लायर अनरजिस्टर्ड। सप्लायर जीएसटी रजिस्टर्ड है तो बेटा सप्लायर विल पे जीएसटी। सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ विल पे जीएसटी। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तीन परमुटेशन कम्बिनेशन बनेंगे, सामने स्क्रीन पे ध्यान देना। ऐप ले लेते हैं बेटा पोर्टर। आपने एक सामान एक जगह से दूसरी जगह पे भिजवाना है। ऑप्शन 1 होती है जी कुरियर कर दो। कुरियर में 1 या 2 दिन का क्या लगता है बेटा? टाइम लगता है। पोर्टर की खासियत क्या है? इमीडिएट पिक करेगा, इमीडिएट क्या करना है उसने? ड्रॉप करना है। ऑन द स्पॉट सर्विसेज होती है बेटा। अब पोर्टर पे कई पर्सन ने टाई अप कर रखे होंगे बेटा, कुछ पर्सन तो क्या होंगे? जीएसटी रजिस्टर्ड। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा मैं आपका, ZYPP अगर आपने सुन रखा हो, हेलमेट पे लिखा देखा हो जिप, ये डिलीवरी पार्टनर है। ब्लिंकिट का ये क्या है बेटा? आपका डिलीवरी पार्टनर। जीएसटी रजिस्टर्ड है, नाम सुना है? चलिए, पोर्टर पे जो अपने आप को बेटा एनरोल करवा रहे हैं, जो डिलीवरी देंगे, उनको बोलते हैं डीपी, प्रैक्टिकल लाइफ में डिलीवरी पार्टनर। हो सकता है डिलीवरी पार्टनर जीएसटी रजिस्टर्ड हो सकता है डिलीवरी पार्टनर बेटा आम इंडिविजुअल है, नॉर्मल बाइकर्स, वो जीएसटी अनरजिस्टर्ड। एक तीसरा केस ये भी बन जाता है, पोर्टर ने अपनी बाइक ले रखी है, पोर्टर ने अपनी क्या ले रखी है? बाइक ले रखी है। पोर्टर खुद ही क्या करवा रहा है? डिलीवरी, सेल्फ डिलीवरी। मेरे एग्जांपल में पोर्टर क्या है भाई? ईसीओ। पोर्टर ऐप, पोर्टर क्या है? ईसीओ। कुछ डिलीवरी तो पोर्टर खुद कर रहा है, इनके अपने लड़के हैं, इनकी अपनी बाइक है, ये क्या कर देते हैं? डिलीवरी करते हैं। कुछ ये सारी डिलीवरी खुद ना करके थर्ड पार्टी की क्या करते हैं? असिस्टेंस लेते हैं। थर्ड पार्टी या तो जीएसटी रजिस्टर्ड होगी बेटा, या थर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड होगी। अगर आपकी ये खुद डिलीवरी दे रहे हैं ईसीओ, तो क्या ये 9(5) का केस है? हु विल पे जीएसटी? ईसीओ विल पे जीएसटी। पर ये 9(5) नहीं लगेगा, ये तो डायरेक्ट केस है।
मैंने पोर्टर से कोई सर्विसेज ली, मुझे क्या करना है जी, घर पे मोबाइल भूल गया मैं, मुझे घर से मोबाइल कहाँ मंगाना है, ऑफिस में मंगाना है, मैंने पोर्टर ऐप से क्या करी बेटा, सर्विस ली। बाइक वाला पोर्टर का अपना है, बाइक वाला पोर्टर ऐप का अपना है। हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? पोर्टर ऐप। हु इज द सर्विस रिसिपिएंट? मैं। तो यहाँ तो ईसीओ तो है ही नहीं पिक्चर में, वो अलग बात है। ईसीओ का नाम ही क्या है, पोर्टर, तो डायरेक्ट सर्विस होगी ना बेटा, फॉरवर्ड चार्ज वाली। तो इस केस में ईसीओ टैक्स दे रहा है बट नॉट अंडर 9(5). 9(5) में नहीं दे रहा, वो किस में दे रहा है, 9(1). सर्विस प्रोवाइडर सर्विस दे रहा है नॉर्मल बेटा, वो 9(5) में नहीं है, वो किस में आ रही है, 9(1). तो इस केस में ईसीओ विल पे जीएसटी अंडर सेक्शन 9(1). इधर बताओ, जीएसटी रजिस्टर्ड है तो कौन पे करेगा, बोलो, जिप। सप्लायर विल पे जीएसटी, इस केस में कौन पे करेगा, ईसीओ कौन सी सेक्शन में, 9(5). ईसीओ विल पे जीएसटी अंडर सेक्शन 9(5). मैं एम्फेसिस लेना चाहूँगा एक बार दोबारा और लास्ट टाइम, 9(5) जो ईसीओ की सर्विसेज थी उसमें अमेंडमेंट है। 9(5) में नोटिफाई कर रखा था कि ईसीओ क्या करेंगे बेटा, जीएसटी जमा करवाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर पहले भी था, आज भी है। होटल अकोमोडेशन सर्विस पहले भी थी, वो आज भी है। स्विगी जोमेटो बेटा रेस्टोरेंट सर्विस पहले थी, आज भी चल रही है। उसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है, ये रही सॉफ्ट कॉपी, उसमें ये 6 पॉइंट ऐड हुआ है। लोकल डिलीवरी, पोर्टर की बात कर रहा है बेटा। तो अगर सप्लायर वो बाइक वाले जीएसटी रजिस्टर्ड हैं तो वो बाइक वाले जीएसटी देंगे, अगर अनरजिस्टर्ड हैं तो ईसीओ विल पे जीएसटी। और अगर बाइक ईसीओ की खुद की है, ईसीओ विल पे जीएसटी सेक्शन 9(1) में। क्लियर? ये है अमेंडमेंट अपडेट नंबर 1। इसी से कनेक्टेड दो छोटे छोटे अपडेट हैं, सुनने पे ध्यान देना बेटा। ये जो गुड्स की डिलीवरी हो रही है, मैं बोल सकता हूँ ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है। पोर्टर जो भी गुड्स डिलीवर कर रहा है, ये क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। मेगा एग्जम्पशन में अगर पढ़ा हो, दो चीज़ें पढ़ी थी बेटा, रोड ट्रांसपोर्टेशन में दो चीज़ें टैक्सेबल हैं। नंबर 1 सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, नंबर 2 आपका बेटा कुरियर सर्विसेज। रोड ट्रांसपोर्ट में केवल 2 सर्विसेज टैक्सेबल हैं। नंबर 1 जीटीए की सर्विसेज, नंबर 2 बेटा आपका कुरियर सर्विसेज। उसके अलावा कोई भी गुड्स अगर रोड ट्रांसपोर्ट से होती है, जीएसटी एग्जाम। सामने स्क्रीन पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज है बेटा, एंट्री नंबर 18 मेगा एग्जाम्शन की, ध्यान से पढ़ो। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, हेडिंग क्या थी, मेगा एग्जाम्शन में एग्जाम्ट है। सर्विसेज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एग्जाम्ट है, किसके थ्रू, रोड के थ्रू कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो क्या है बेटा, जीएसटी एग्जाम। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब मेगा एग्जामिशन से बाहर, मेगा एग्जामिशन से बाहर है तो क्या है, टैक्सेबल है। कौन कौन सा टैक्सेबल है, नंबर 1 जीटीए टैक्सेबल है, नंबर 2 कुरियर सर्विसेज टैक्सेबल है। उसके बाद क्या था बेटा, एग्जाम्ट है कौन कौन सा, इनलैंड वाटरवेज। मुझे फोकस रखना है जरा रोड के ऊपर। लॉ में लिखा हुआ है जी, रोड ट्रांसपोर्टेशन 3 चीज़ें बना दो। रोड ट्रांसपोर्टेशन जीटीए टैक्सेबल, रोड ट्रांसपोर्टेशन कुरियर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। एनी अदर मोड ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। रिक्शा से ले जा रहे हैं बेटा, बुल कार्ट से ले जा रहे हैं, हॉर्स कार्ट से ले जा रहे हैं, जीएसटी उसके ऊपर क्या नहीं होगा, अप्लाई नहीं होगा। रोड ट्रांसपोर्ट में केवल किसके ऊपर है, 2 के ऊपर, जीटीए के ऊपर और कुरियर के ऊपर। अब सोच के बताओ क्या इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। पोर्टर भी किसके थ्रू है, रोड ट्रांसपोर्ट। पोर्टर भी किसके थ्रू है बेटा, आपका रोड ट्रांसपोर्ट। तो मेगा एग्जाम्शन में नीचे ये एक्सप्लेनेशन डली है, मेगा एग्जाम्शन में ये एक्सप्लेनेशन डली है। लैंग्वेज पढ़ो। नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री, विच एंट्री, एंट्री नंबर 18। रोड ट्रांसपोर्ट वाली एंट्री इस पे नहीं लगेगी, रोड ट्रांसपोर्ट वाली एंट्री इस पे नहीं लगेगी। वो एंट्री क्या है, मेगा एग्जाम्शन, यानी कि मेगा एग्जाम्शन इसके ऊपर नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो इट शैल बी टैक्सेबल। पढ़ो दोनों। लोकल डिलीवरी या तो ईसीओ कर रहा है, वो पोर्टर खुद, या कौन कर रहा है बेटा, कोई थर्ड पर्सन थ्रू ईसीओ।
लोकल डिलीवरी या तो ईसीओ कर रहा है या थर्ड पर्सन थ्रू ईसीओ। क्यों लानी पड़ी ये अमेंडमेंट? क्यों लानी पड़ी ये अमेंडमेंट? क्योंकि सर रोड ट्रांसपोर्ट में केवल दो चीज़ें टैक्सेबल हो रही थी, नंबर 1 जीटीए सर्विस, नंबर 2 कुरियर सर्विस। ये पोर्टर ना तो बेटा जीटीए है ना पोर्टर कुरियर है, तो बाय डिफॉल्ट किस में आ रहा था ये आपका मेगा एग्जम्पशन में। पर इस साल से ये क्या होने लग गया, टैक्सेबल होने लग गया, ईसीओ की लिस्ट में आ गया, तो इसलिए मेगा एग्जम्पशन से भी बाहर करना पड़ा। आज के टाइम क्या हो जाएगी इनकी सर्विसेज टैक्सेबल एंड कवर्ड अंडर सेक्शन 95 नोटिफिकेशन 17/2017। क्रक्स क्या निकला इन सबको इकट्ठा करके बोलें तो? इन सबको इकट्ठा करके बोलें तो क्रक्स क्या निकलेगा? लोकल डिलीवरी सर्विसेज ईसीओ खुद दे रहा है, लोकल डिलीवरी सर्विसेज ईसीओ खुद दे रहा है, ईसीओ विल पे जीएसटी। कोई ईसीओ के थ्रू दे रहा है, वो बाइकर्स वो राइडर्स अगर ईसीओ के थ्रू दे रहा है, चेक करें वो जीएसटी रजिस्टर्ड है या जीएसटी अनरजिस्टर्ड है। जीएसटी रजिस्टर्ड है तो सप्लायर विल पे जीएसटी, अनरजिस्टर्ड है तो ईसीओ विल पे जीएसटी। जस्ट लाइक हाउस कीपिंग सर्विसेज। ये चेहरे कैसे बन रहे हैं तो समझ में भी तो नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। जस्ट लाइक हाउस कीपिंग सर्विस भाई, अर्बन क्लैब पे जो सप्लायर है एसी मैकेनिक है, अगर वो जीएसटी, ये तो सिखाया था, अगर वो जीएसटी रजिस्टर्ड है तो मैकेनिक जीएसटी देगा, अनरजिस्टर्ड है तो अर्बन कंपनी क्या करेगी बेटा आपकी जीएसटी पे करेगी। सेम यहां पर है, ठीक है। जो लोकल डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हैं क्या ये जीटीए हैं? पोर्टर के पास ट्रक भी है और जीटीए वाला भी ट्रक में सर्विस दे रहा है। पोर्टर के ट्रक भी चलते हैं, अगर रोड पे कभी ध्यान दिया हो, बाइक भी है और उसके क्या है बेटा आपके ट्रक भी हैं। अब ट्रक भी चल रहे हैं, जीटीए वाले के भी ट्रक चल रहे हैं, तो क्या ये बोला जाए कि पोर्टर वाला जीटीए सर्विस दे रहा है? सर बोल दो कि पोर्टर वाला जीटीए सर्विसेज दे रहा है क्योंकि वो भी टैक्सेबल है और ये भी टैक्सेबल है। पर अगर ऐसा बोल दिया कि पोर्टर वाला जीटीए सर्विसेज दे रहा है तो जो जीटीए की एग्जम्पशन है वो सारी इसके ऊपर लग जाएगी। समझ में आए तो गर्दन हिलाना, नहीं गर्दन भी मत हिलाना कि कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा। सर पोर्टर में बाइक भी चल रही है, पोर्टर में ट्रक भी चल रहा है, छोटा ट्रक बड़ा ट्रक, ट्रक का एग्जांपल ले लो। पोर्टर में ट्रक भी चल रहा है, जीटीए वाला भी क्या चला रहा है, ट्रक चला रहा है, तो क्या पोर्टर की सर्विस को जीटीए सर्विस बोल दें? एक बार हाइपोथेटिकल बोल दो जी, क्या दिक्कत है? जीटीए भी टैक्सेबल है, पोर्टर सर्विस भी क्या है आपकी टैक्सेबल है। अगर बोल देते तो दिक्कत क्या आती? जो जो जीटीए की एग्जम्पशन लिस्ट में थे वो सारा का सारा किसके ऊपर हो जाता बेटा? पोर्टर के ऊपर एप्लीकेबल। याद हो आपको रैंडम, अगर रैंडम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन जीटीए से होगा, रैंडम की फुल फॉर्म R फॉर रिलीफ मटेरियल, A फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, N फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, D फॉर डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, O फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, याद आ रहा है, M फॉर मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन 4% राइस, याद आ रहा है वो। तो क्या ये बोला जाए पोर्टर जीटीए की सर्विसेज दे रहा है? जल्दी बेटा अगली अमेंडमेंट बतानी है, आज ही खत्म करना है मुझे, हाँ या ना करो। क्या ये बोला जाए पोर्टर जीटीए की सर्विस दे रहा है? ऐसा क्वेश्चन भी क्यों अराइज हुआ? पोर्टर वाले के भी ट्रक चल रहे हैं, जीटीए वाले के भी ट्रक चल रहे हैं, तो क्या बोल देंगे इसको? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर ऐसा बोल दिया तो जीटीए वाली जो एग्जम्पशन है वो पोर्टर के ऊपर भी क्या हो जाएगी? एज यूजुअल एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जीटीए की डेफिनेशन को अमेंड करा, जीटीए की डेफिनेशन में स्पेसिफिकली डाल दिया पोर्टर वाली सर्विसेज जीटीए नहीं मानी जाएंगी, पोर्टर वाली सर्विसेज जीटीए नहीं मानी जाएंगी। मैंने दोनों डेफिनेशन दे रखी है बेटा, जीटीए की ओल्ड भी और जीटीए की न्यू भी। क्यों डालना पड़ा ये? क्योंकि ये भी क्या है? रोड ट्रांसपोर्ट है, इसमें भी क्या यूज हो रहे हैं? ट्रक यूज हो रहे हैं। अगर इसको भी जीटीए बोल देते तो जीटीए वाली एग्जम्पशन इसके ऊपर एज यूजुअल एप्लीकेबल हो जाती। तो लॉ मेकर्स बढ़िया लॉ ड्राफ्ट करा बेटा, जीटीए की डेफिनेशन से इसको बाहर कर दिया। अब 3 अमेंडमेंट हो गई। पहली अमेंडमेंट हो गई नोटिफिकेशन 17/2017, लोकल डिलीवरी सर्विसेज ईसीओ उसके ऊपर टैक्स पे करेगा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है। सेकंड अमेंडमेंट जो आ गई बेटा आपकी, रोड ट्रांसपोर्ट में आज के टाइम 3 चीज़ें टैक्सेबल हो गई। पहली
जीटीए सर्विस, दूसरी कुरियर की सर्विस, तीसरी बेटा लोकल डिलीवरी सर्विस, और तीसरा जीटीए की डेफिनेशन से ये पोर्टर लोकल डिलीवरी की सर्विसेज को बाहर कर दिया। फर्क क्या पड़ा? अदरवाइज ये किसका बेनिफिट क्लेम कर जाता? जीटीए वाला बेनिफिट क्लेम कर जाता। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बेटा अगर रैंडम गुड्स, रैंडम की फुल फॉर्म बार बार नहीं, लास्ट टाइम बेटा आर फॉर रिलीफ मटेरियल, ए फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एन फॉर न्यूज़पेपर, डी फॉर डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ओ फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, एम फॉर मिल्क एंड सॉल्ट। वो समझ में आ जाएगा आपके बेटा। अगर इसकी ट्रांसपोर्टेशन जीटीए के थ्रू होगी, जीएसटी एग्जाम, अगर इसकी पोर्टर के थ्रू होगी बेटा, तो आज के टाइम क्या होगा? इट शैल बी टैक्सेबल। ये है इन टोटलिटी अमेंडमेंट अपडेट 1 मेरी तरफ से। आपके कोई भी इफ्स एंड बट्स केवल इसमें, ये मत कह देना जीटीए सर्विस रिवाइज कराओ, कुरियर रिवाइज कराओ, केवल इसमें कोई क्वेरी? शैल आई मूव ऑन? क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रखा है बेटा इसके ऊपर, आंसर प्लीज मत देखना, आराम से क्वेश्चन पढ़ो। ये आ गया तो ये यूं का यूं आएगा। ये कार्गो में कार्गो ही लिखा आएगा, वो नाम भी चेंज नहीं करेगा। ये एक्चुअल में क्लाइंट है मेरा, पढ़ो आराम से पढ़ो, टाइम लगाओ। मैसर्स कार्गो प्लेयर प्राइवेट लिमिटेड ऑपरेट आ डिजिटल प्लेटफॉर्म इन दिल्ली फैसिलिटेटिंग हाइपर लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स विद इन द सिटी। इतनी सारी इंग्लिश की हिंदी, ईसीओ है। ये गुड्स क्या करता है? डिलीवर करता है, उसका क्या है? ये ईसीओ है। हमने एग्जांपल लिया था ईसीओ का बेटा, पोर्टर। ये कौन सा है? कार्गो प्लेयर। ठीक है जी, आगे बता। ड्यूरिंग अप्रैल 2026 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर अंडरटेकन। सबसे पहला, मैसर्स कार्गो प्लेयर यूज इट्स ओन डिलीवरी राइडर्स। इसकी अपनी बाइक है, इसके अपने ट्रक हैं, बाहर का थर्ड पर्सन नहीं है, इसके खुद के अपने हैं। वो डिलीवरी कर रहा है बेटा ग्रोसरीज, और डिलीवरी चार्जेस कितने ले लिए? 12 लाख। हु विल पे जीएसटी? नाम बताओ ना, ईसीयू तो ओपन, इस एग्जांपल में नाम बताओ। कार्गो प्लेयर विल पे जीएसटी। 95 या 91? 91, 5 की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। 91 कार्गो प्लेयर विल पे जीएसटी। फर्स्ट में कोई दिक्कत? तुम आंसर तो नहीं पढ़ रहे? कहीं मैं ऊपर से निपटाऊं तो नीचे से निपटा रहे हो? फर्स्ट समझ में आ गया? सेकंड पढ़ो। थ्रू इट्स मोबाइल एप्लीकेशन कार्गो प्लेयर कनेक्टेड कस्टमर विद इंडिपेंडेंट डिलीवरी पार्टनर। कार्गो खुद भी डिलीवरी कर रहा है, थर्ड पर्सन से भी क्या करवाता है? वो डिलीवरी करवाता है। थर्ड पर्सन जिनसे डिलीवरी करवाते हैं इनको बोलते हैं डीपी, डिलीवरी पार्टनर। आगे बता भाई, वो इसके एम्प्लॉय नहीं है। टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट करा उन्होंने? 18 लाख। इस 18 लाख की बाइफर्केशन थर्ड पॉइंट में है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस बताओ। फर्स्ट पॉइंट में खुद वो डिलीवरी प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ तो 2 ही पर्सन है, सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपिएंट, तो सर्विस प्रोवाइडर विल पे जीएसटी। सेकंड में उसने बाकी राइडर्स की यूज़ करके वो 18 लाख की सर्विसेज दे रहा है। इस 18 लाख में से 5 लाख की सर्विसेज तो बेटा एक ऐसा पर्सन दे रहा है जो जीएसटी रजिस्टर्ड है। 18 लाख में से 5 लाख तो कौन दे रहा है? जीएसटी रजिस्टर्ड। हु विल पे जीएसटी? सर्विस रजिस्टर बेटा, तो जिप, सर्विस प्रोवाइडर विल पे जीएसटी। बाकी 13 लाख ईसीओ। मेरे एग्जांपल में कौन है ईसीओ? कार्गो प्लेयर विल पे जीएसटी। कार्गो प्लेयर कितने पे जीएसटी देगा? टोटल 12 लाख तो ये हो गया, और आपका बेटा 18 में से 13 लाख ये हो गया। टोटल कितनी हो गई? 25 लाख के ऊपर वो एप्लीकेबल रेट से जीएसटी पे करेगा। इसके नीचे पढ़ो क्या लिखा है। कार्गो प्लेयर क्लेम दैट सर्विसेज आर एग्जम्प्ट एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। वो कह रहा है जी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो एग्जम्प्ट होती है, 2 को छोड़ के, जीटीओ को छोड़ के और कुरियर को छोड़ के। एंड ऑल्सो कंटेंडेड देन इन रिस्पेक्ट ऑफ पार्टनर फ्लीट डिलीवरीज द सर्विसेज आर नॉट प्रोवाइडेड बाय इट बट बाय थर्ड प्लेयर। वो कह रहा है जी जो ऑनलाइन डिलीवरी बाकी दे रहे हैं उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, थर्ड पर्सन क्या कर रहे हैं? डिलीवरी दे रहे हैं। कमेंट करो, तो बोलो क्या लिखोगे, आंसर मत देखना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रोड्स आज के टाइम लोकल डिलीवरी ये क्या है? स्पेसिफिकली टैक्सेबल। नेगेटिव लिस्ट से बाहर कर दिया, जो नेगेटिव लिस्ट से बाहर है वो स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा साहब? टैक्सेबल। और दूसरा लिखो जी मेयरली डिलीवरी थर्ड पर्सन दे रहा है, टैक्सेबल होगा किसमें? ये
95 रेड विद नोटिफिकेशन नंबर 17/2017। आंसर दे रखा है, देख लेना। ठीक है, पहला अपडेट बेटा मेरी तरफ से वाइंड अप। आपकी कोई भी क्वेरी हो पूछो। ऑनलाइन कोई क्वेरी है बेटा, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, नोट्स डाल रखे हैं वहां से देख सकते हैं, पीडीएफ शेयर कर रखी है। फर्स्ट क्लियर हो गई नहीं हो गई? किस में अमेंडमेंट आई है? 95 किस में अमेंडमेंट आई है बेटा? 95 नोटिफिकेशन नंबर 17/2017 वेयर ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट देना पड़ गया किसमें? मेगा एग्जम्पशन में। चले मूव ऑन। ये बाकी दो मैंने क्लास में डिस्कस कर ली थी पर डाल दिया। ये मैं बेटा जो जनवरी में पढ़ा दिया था वो मान के चल रहा हूँ कि जनवरी तक आप अपडेट है। जो उस बैच में मैंने पढ़ा दिया था ये उसके बाद की अमेंडमेंट में ले रहा हूँ। ऑल दो उस बैच में पढ़ा दिया था पर फिर भी मैं दोबारा ले रहा हूँ। 23 सितंबर को जीएसटी के रेट अमेंड हुए थे। 23 सितंबर को जीएसटी के रेट अमेंड हुए थे। 12% का स्लैब ही खत्म कर दिया था। 12% वाले आर्टिकल या तो 5 पे आ गए थे या 12 वाले आर्टिकल किस पे चले गए थे बेटा? आपके 18 पे। 12% का स्लैब खत्म हो गया। रिवर्स चार्ज वाले चैप्टर में 2 जगह 12% का यूज हुआ था। जीटीए सर्विस, तेजी से रिवाइज कराता हूँ। जीटीए सर्विस में मैंने 2 टाइप की स्कीम पढ़ाई थी, 5% स्कीम, 12% स्कीम। अमेंडमेंट नहीं बता रहा, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। जीटीए में 2 टाइप की स्कीम थी आरसीएम वाले में, 5%, 12%। अगर जीटीए वाला 12% स्कीम में होता है, इसका क्या मतलब होता था? वो आउटवर्ड सप्लाई पे 12% चार्ज करेगा और इनवर्ड सप्लाई के आईटीसी लेगा। याद है? अगर जीटीए 12% वाली स्कीम में है तो इसका मतलब जीटीए अपनी सप्लाई के ऊपर 18% चार्ज करेगा और इनवर्ड सप्लाई के आईटीसी क्लेम करेगा। और अगर जीटीए 5% वाली स्कीम में है तो उसमें 2 ऑप्शन बताई थी, या तो फॉरवर्ड चार्ज होगा या रिवर्स चार्ज होगा। जबकि 12% में हमेशा क्या होता था? फॉरवर्ड चार्ज। वो जीटीए की इच्छा थी कि फॉरवर्ड रखे या वो रिवर्स रखे। याद है? अब वो 12% का रेट क्या हो गया? 18। मजे की बात है, रेट अपने सिलेबस में नहीं है कि रेट याद करने हैं, तो चेंज देखा जाए तो फिर कुछ है ही नहीं। अब अगर बोलें तो उसको क्या बोलेंगे? जीटीए की कितनी स्कीम? 2, 5%, 18%। जीटीए की 2 स्कीम, 5%, 18%। अगर जीटीए 18% स्कीम ले लेता है, इसका क्या मतलब था? आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर वो 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज करेगा, इनवर्ड सप्लाई के उसको क्या मिल जाएंगे? आईटीसी अलाउड होंगे। मेकिंग सेंस? और अगर 5% वाली स्कीम में है उसमें कोई चेंज ही नहीं है, वो फॉरवर्ड में भी हो सकता है, वो रिवर्स में भी हो सकता है। तो ये तो हुआ फर्स्ट पॉइंट। दूसरी जगह जो 12% था वो था बेटा आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर मोर देन 12 वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द अमाउंट चार्ज। मेगा एग्जाम उसमें रिवर्स चार्ज में पढ़ा रखा है, घर जाके देख लेना। नंबर 16 या 17 नंबर की सर्विस थी, नंबर मुझे ध्यान नहीं है। सर्विस देने वाला अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, सर्विस लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। सर्विस कौन सी थी? ऊपर ध्यान दो एक बार। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर। पैसेंजर मोटर व्हीकल किराए पे थे, कैपेसिटी 12 से ज़्यादा थी, कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑलरेडी इंक्लूड। अरे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे पहली बार सुना हो? सुन रखा है ना? वहां पर भी 12% वाली स्कीम थी या 5 वाली थी? 12% ऑलवेज किस में होता था? फॉरवर्ड चार्ज। उस 12 का रेट बढ़ के कितना हो गया? 18। ये चेंज है। तो ये चेंज कुछ भी नहीं है। 12 पहले भी फॉरवर्ड में था, अब 18, अब भी क्या हो गया? वो फॉरवर्ड में हो गया, जीटीए वाला। और दूसरा रेंटिंग ऑफ पैसेंजर व्हीकल। शैल आई मूव ऑन? क्लियर है? भागम भाग मत करना। ऑनलाइन बेटा शैल आई मूव ऑन? डाउट है तो लिखो, नहीं ओके लिखो, मैं आगे बढ़ूं। थर्ड, राघव चड्डा जी के बारे में बहुत सुना होगा बेटा, वो शॉर्ट्स आते थे उनके,
कि लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर से क्या हटना चाहिए, जीएसटी हटना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी हटना चाहिए। फाइनली जीएसटी काउंसिल ने उनकी सुनी और जीएसटी हट गया। 3 एंट्री आई हैं, 36C, 36D, 36E। 36C पे टाइम लगाओ बेटा। अगर इंडिविजुअल, ऊपर ध्यान दो करेक्ट फॉर्म में, अगर इंडिविजुअल दीपक जैन या तो मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाता हूँ या मैं अपने फैमिली की लाइफ का इंश्योरेंस करवाता हूँ, उसका जो भी प्रीमियम मैं पे करूँगा जीएसटी एग्जाम्ड। किसको एग्जाम बेटा? दीपक जैन इंडिविजुअल। या तो इंडिविजुअल अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहा है या इंडिविजुअल अपने फैमिली की बेटा लाइफ का इंश्योरेंस करवाता है, उसके ऊपर जो जीएसटी पे करेगा, उसके ऊपर जो प्रीमियम पे करेगा, उस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी एग्जाम्ड होगा। यह है 36C। 36D, दीपक जैन ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाया या दीपक जैन ने अपनी फैमिली मेंबर का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, उसके ऊपर प्रीमियम पे करा, वो प्रीमियम सारा का सारा क्या होगा बेटा? आपका जीएसटी एग्जाम्ड होगा। इंडिविजुअल पॉलिसीज 36C में कौन सा है बेटा? लाइफ इंश्योरेंस। 36D में कौन सा है? हेल्थ इंश्योरेंस। ये अगर प्रीमियम पे करेंगे जीएसटी क्या हो जाएगा बेटा? आपका एग्जाम्ड होगा। पर अगर ग्रुप पॉलिसीज हैं, अगर लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसीज हैं, इसका अगर आप प्रीमियम पे करेंगे जीएसटी आज भी लगेगा। लाइफ इंश्योरेंस परमानेंट एग्जाम नहीं हुआ है। किसके रिगार्डिंग एग्जाम हुआ है बेटा? एग्जाम्पल आप अपने लिए ले रहे हैं या अपने फैमिली मेंबर के लिए ले रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो जीएसटी एग्जाम्प्ट है। अगर आपने ग्रुप इंश्योरेंस ले रखा है देन इन दैट केस आज के टाइम क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। 3-4 एग्जाम्पल ग्रुप इंश्योरेंस के लिए बेटा। सबसे पहला एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रखा है, एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्थ का बेटा इंश्योरेंस करवा रखा है। इन दैट केस जो भी प्रीमियम पे करेंगे उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। लॉ ने वर्ड यूज़ करा है ग्रुप, ये एग्जाम्पल ग्रुप का है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या माना जाएगा बेटा? आपका ग्रुप माना जाएगा। यहाँ पर जो भी प्रीमियम पे करेंगे चार्जेबल टू जीएसटी। नंबर 2, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं है पर ग्रुप वहाँ पर भी बन रहा है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप तो नहीं है पर ग्रुप वहाँ पर भी बन रहा है, उसके लिए अगर कोई प्रीमियम पे करेंगे तो भी उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। ट्रेड एसोसिएशन अपने मेंबर की लाइफ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, ट्रेड एसोसिएशन अपने मेंबर्स की हेल्थ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं। अब ट्रेड इंश्योरेंस और मेंबर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं है पर ये भी क्या माने जाएंगे बेटा? ग्रुप माने जाएंगे। आईपीएल की कोई टीम बताओ, कोई भी टीम। मुंबई इंडियंस, कौन है इसका ओनर? नीता अंबानी ओनर है। मुंबई इंडियंस इसकी ओनर है नीता अंबानी। ये मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं, इन सबकी लाइफ का क्या करवा दिया बेटा? इंश्योरेंस करवा दिया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये ग्रुप इंश्योरेंस माना जाएगा। इसके ऊपर क्या लगेगा? जीएसटी चार्जेबल होगा। हर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जम्प्ट नहीं है, हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एग्जम्प्ट नहीं है। कौन सी है? इंडिविजुअल जो या तो अपने नाम से ले रहा है या अपने फैमिली के नाम से लेता है, उसका लाइफ इंश्योरेंस और उसका हेल्थ इंश्योरेंस या उनका री इंश्योरेंस। 36C लाइफ इंश्योरेंस, 36D हेल्थ इंश्योरेंस, 36E री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता था? इंश्योरर उसको पीछे से इंश्योर करवा ले, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। ठीक है जी, वो ये 3 चीज़ें एग्जाम्प्ट होती हैं। इंडिविजुअल अपना या अपने फैमिली मेंबर का। अपना करवाएगा लाइफ इंश्योरेंस 36C, हेल्थ इंश्योरेंस है बेटा आपका 36D, री इंश्योरेंस होगा 36E। पर अगर ये बेटा लाइफ और हेल्थ किसके अकॉर्डिंग ले रखा है? ग्रुप के लिए ले रखा है। ग्रुप कौन सा हो सकता है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भी हो सकता है, अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का भी हो सकता है। ट्रेड यूनियन परफेक्ट एग्जाम्पल, अपने मेंबर का लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहे हैं बेटा। आईपीएल की टीम अपने मेंबर्स का क्या करवा रही है? लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस करवा रही है। शिव एंड एसोसिएट 13 पार्टनर है बेटा, उसमें शिव एंड एसोसिएट 13 पार्टनर का क्या कर रही है? प्रीमियम पे कर रही है। ग्रुप माना जाएगा। मैं कोई फर्म का एम्प्लॉय थोड़ी ना हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, पर ये क्या है बेटा? ग्रुप है। क्रक्स क्या निकल के आया भाई? लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस टेकन बाय इंडिविजुअल और फैमिली मेंबर क्या हो जाएगा भाई? जीएसटी एग्जाम। टेकन बाय ग्रुप या एनी अदर केस ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी। पढ़ो आराम से, एक क्रक्स फॉर्म में यही लिखा हुआ है, फिर एक क्वेश्चन बना रखा है, क्वेश्चन आराम से पढ़ना।
36C, services of life insurance business provided by an insurer to the insured. इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड का मतलब जिसका इंश्योरेंस हो रहा है. वेयर द इंश्योर्ड इज नॉट अ, अगर ग्रुप होगा तो जीएसटी लगेगा, ग्रुप नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा. सेम लैंग्वेज इसमें है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस में. ठीक है. किस केस में एग्जाम्प्ट है? इंडिविजुअल अपने लिए ले रहा है या अपनी. मजे की बात है, फैमिली में ओपन एंडेड है, कोई भी हो. मैंने अपनी वाइफ का हेल्थ या लाइफ करवाया, वो भी फैमिली है. बच्चों का कराया, वो भी फैमिली है. चाचे ताऊ का करा दिया बेटा, वो भी फैमिली है. दादा ग्रैंड पेरेंट्स का करा दिया बेटा, वो भी फैमिली है. बच्चों का करा दिया, वो भी फैमिली. बच्चों के बच्चे करा दिया, वो भी फैमिली. नेफ्यू, वो भी फैमिली. जिसके लिए भी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो फैमिली है. जिसके लिए भी मैं प्रीमियम पे कर रहा हूँ वो फैमिली है. ठीक है. 36 में कोई दिक्कत? 36D, 36E क्या था? 36E मेन इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट है, और जो मेन एग्जाम्प्ट है उसका री इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट है. और अगर मेन इंश्योरेंस टैक्सेबल है तो री इंश्योरेंस भी क्या होगा? टैक्सेबल होगा. क्वेश्चन दे रखा है बेटा, तेजी से निपटाओ. आंसर प्लीज मत देखना, ये 6 पॉइंट है. Life Insurance Company Limited are registered insurer. Provide the following services during the month of February 2026. Detail of premium collected. बोलो जी. Name of insured मतलब किसने पॉलिसी ली है? नंबर 1 मैंने ली है अपने लिए. मैंने ली है अपने लिए. क्या हो जाएगा भाई? इंडिविजुअल पॉलिसी, जीएसटी एग्जाम्प्ट. सेकंड पढ़ो. जलान साहब ले नहीं है बेटा, अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए, तो भी एग्जाम्प्ट. तीसरा पढ़ो. मत लिख बेटा, आंसर दे रखे हैं मैंने. आंसर दे रखे हैं बेटा, मत लिख. अच्छा चलो. XYZ अपने एम्प्लॉयज के लिए ग्रुप माना जाएगा. ग्रुप माना जाएगा तो टैक्सेबल. करोल बाग एग्जाम्पल है, कहीं एग्जाम में सीपी आ जाए, कनॉट प्लेस, मतलब कोई भी एसोसिएशन वो अपने मेंबर के लिए ले रही है. ग्रुप है तो आगे चलो. री इंश्योरेंस किसका हो रहा है? इंडिविजुअल वाली पॉलिसीज का. इंडिविजुअल की पॉलिसी भी एग्जाम्प्ट है, उसका री इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट है. री इंश्योरेंस किसका हो रहा है? ग्रुप वाले का. ग्रुप वाली भी टैक्सेबल है, उनका री इंश्योरेंस भी टैक्सेबल है. ये है बेटा अमेंडमेंट अपडेट नंबर 3. भागम भाग मत रखना. फर्स्ट क्या था? नीचे मत देखना. लोकल डिलीवरी ऑफ गुड्स. पोर्टर सर्विसेज एग्जाम्पल दिमाग में सेट कर लेना. पोर्टर वाला खुद दे रहा है तो पोर्टर विल पे जीएसटी. थर्ड पार्टी से सप्लाई करवा रहा है, राइडर से, जीएसटी रजिस्टर्ड हैं वो तो वो देंगे. अनरजिस्टर्ड हैं तो पोर्टर, ईसीओ विल पे जीएसटी, फुल स्टॉप. वो मेगा एग्जम्पशन बकवास कोई ना पूछ रहा. जीटीए की सर्विसेज में क्या ये आएगा? नहीं आएगा. फ़र्क क्या पड़ेगा? जीटीए की मेगा एग्जम्पशन अलग है, पोर्टर की कोई मेगा एग्जम्पशन नहीं है. कोई भी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी जीएसटी लगेगा. सेकंड अपडेट आपका बेटा, रोड ट्रांसपोर्ट में आज के टाइम 3 चीज़ें एग्जम्प्ट हो गई. जीटीए एग्जम्प्ट हो गया, सॉरी 3 चीज़ें टैक्सेबल हो गई. जीटीए टैक्सेबल हो गया, कुरियर सर्विस टैक्सेबल हो गई, और आपका बेटा लोकल डिलीवरी टैक्सेबल हो गई. उसके अलावा जो भी रोड ट्रांसपोर्ट होगा सारा का सारा जीएसटी एग्जम्प्ट. ये फर्स्ट था. सेकंड, रेट ऑफ जीएसटी, वो कोई मेजर अमेंडमेंट है ही नहीं. जहाँ 12 था वो 2 जगह कितना हो गया? रिवर्स चार्ज में बच्चे 18%. ठीक है जी. तीसरा ये है जो आ सकता है बेटा, ये मैंने बता दिया. लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल या अपनी फैमिली के लिए लेगा जीएसटी एग्जाम. अदर देन दैट ग्रुप लेंगे, ऑलवेज चार्जेबल टू जीएसटी. जो एग्जाम्प्ट है उसका री इंश्योरेंस भी एग्जाम्प्ट है. जो मेन टैक्सेबल है उसका री इंश्योरेंस भी टैक्सेबल है. पूछो यहाँ तक कोई डाउट हो बेटा? नहीं मैं आगे लेके चलूँ. ये है समस्याओं का पिटारा, ये आना चाहिए इस बार.
ये दिमाग खराब कर देगा सर्कुलर। पहले 3 में कोई डाउट हो क्लियर करो, या कुछ रिपीट करना हो। चले मूव ऑन। सर्कुलर नंबर 8/2015। ऊपर ध्यान दे बेटा, कैसे पढ़ते थे जल्दी से बता। सर्कुलर पढ़ते कैसे थे आज ही बताना है बेटा, मई में अटेम्प्ट है। सर्कुलर नहीं पढ़ना आ रहा हमें, इसके अंदर क्या लिखा है वो तो बात की बात है, पहले ये तो पढ़ना है। 2025 में ये सर्कुलर आया था, 2025 में और भी आए होंगे। इस सर्कुलर का नंबर है 8, और जब से ये एक्ट बना है इसका नंबर है 251। बेइज्जती करा दी, मेरे से ही पढ़े हुए। कब से ये सर्कुलर आया था बेटा? 2025 में, और भी आए होंगे। इसका नंबर क्या है? 8, और जब से एक्ट बना है इसका नंबर क्या है? 251। याद करने होते थे आखिरी के 2। और मजे की बात है, अगर सर्कुलर नंबर ना भी याद करो चलेगा, एज पर CBIC सर्कुलर। नोटिफिकेशन तो याद करनी थी, 3 मैंने बताया था। मेगा एग्जामिशन वाली बताई थी बेटा 12/2017। RCM वाली बताई थी बेटा मैंने आपकी 13, और इसके RCM वाली 13, और इसके बाद ECO वाली 17। सर्कुलर कोई याद मत करना है, एज पर CBIC सर्कुलर। मैं फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, आपकी ओपिनियन लेता हूं। चल भाई, चल ही नहीं रहा बेटा, नाराज हो गया। बेटा 2 टाइप के क्रेडिट नोट हमने पढ़े थे, लिखने की जरूरत नहीं है। एक तो क्रेडिट नोट होता था अंडर सेक्शन 34, एक हमने पढ़ा था अकाउंटिंग वाला जिसको हम बोलते थे फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। जल्दी से ब्रशअप कराता हूँ, फिर अमेंडमेंट करें, देखेंगे क्या ही है। 2 टाइप के क्रेडिट नोट, एक GST वाला, एक अकाउंट्स वाला। क्लास में लेमैन की लैंग्वेज ये यूज़ करते थे हम। एक GST वाला क्रेडिट नोट होता है, एक अकाउंट्स वाला क्रेडिट नोट होता है। GST वाला क्रेडिट नोट बेटा सेक्शन 34, अकाउंट्स वाला क्रेडिट नोट बेटा आपका फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। GST से कोई लेना देना नहीं, ये अदर देन GST आपस में क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। क्रेडिट नोट जैसे मैंने सेकेंडरी डिस्काउंट में एग्जाम्पल दिया था, या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। आज मैंने आपको बेटा 1 लाख का माल बेचा, फोकस मेरे ऊपर रहे, 18% GST, टोटल कितना हो गया? 1,18,000 क्रेडिट पे है। ये गुड्स किस पे गई हैं? क्रेडिट पे गई हैं। मैं इसके ऊपर GST जमा कराऊंगा, अगले महीने की 20 तारीख को मैं इसके ऊपर GST जमा कराऊंगा। कितनी? 18,000। आप इसका क्या क्लेम कर लोगे? ITC क्लेम कर लोगे। कितना? 18,000। अब मैंने बोल दिया भैया 2 महीने में पेमेंट करोगे 10% डिस्काउंट, 3 महीने में पेमेंट करोगे 5% डिस्काउंट, 4 महीने में पेमेंट करोगे 2% डिस्काउंट, उसके बाद पेमेंट करोगे कोई डिस्काउंट नहीं। यही एग्जाम्पल होता था क्लास में इस टाइप का बेटा। तो आज 0 पीरियड में मुझे नहीं पता सामने वाला कब पेमेंट करेगा। प्रैक्टिकल चलता कैसे था? सप्लायर GST जमा करा देगा 18,000, बायर ITC क्लेम कर लेगा कितने का? मेरे एग्जांपल में 18,000 का। अब मान लो उसने 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दी, 2 महीने के अंदर पेमेंट कर दी, पेमेंट करी तो 10% डिस्काउंट के लिए वो एलिजिबल हो गया। वो डिस्काउंट एडजस्ट कैसे होता था? मैंने सिखाया था, ओरिजिनल बिल फाड़ दो, नया बिल जनरेट कर दो। इनवॉइस वंस जनरेटेड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। लाइफ टाइम इस लाइन को याद कर लेना। एक बार इनवॉइस जनरेट हो गया, उसके साथ छेड़खानी पॉसिबल नहीं है। एडजस्टमेंट किसके थ्रू होती थी फिर? क्रेडिट नोट के थ्रू। कितने का क्रेडिट नोट होता था? एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी चार्ज हो गई मेरे एग्जांपल में? 10,000। एक्स्ट्रा GST उसके ऊपर 18% कितना चार्ज हो गया? 1,800। टोटल 11,800। फिगर दिमाग में सेट करो थोड़ा जल्दी से बेटा एक बार। मैंने 1 लाख का माल बेचा, 18% GST क्रेडिट पे होता रहे। क्रेडिट पे पेमेंट इज नॉट द क्राइटेरिया। मैंने 18,000 की GST पे कर दी, मैं सप्लायर हूँ, आप बायर हैं, आपने 18 का ITC क्लेम कर लिया। भाई मैं GSTR 1 फाइल करूँगा, आपके 2B में आ जाएगी। 2B में आते ही आप क्या क्लेम कर लोगे? ITC क्लेम कर लोगे। हो गया। अब आपने जब पेमेंट करी तो आप डिस्काउंट के लिए क्या हो गए? एलिजिबल हो गए। पेमेंट करी आपने 90,000,
डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो गए, पेमेंट करी आपने 90,000, बिल में कितनी थी 1,00,000, 90,000 की आपने बेटा पेमेंट करी क्योंकि आप डिस्काउंट के लिए एलिजिबल हो गए थे। याद आ रहा है? फिर ये सेटलमेंट किसके थ्रू होती थी? इनवाइस नहीं फाड़ते थे कि पुराना इनवाइस कैंसिल करो, नया इनवाइस जनरेट कर दो, नो, क्रेडिट नोट के थ्रू ये एडजस्टमेंट होती थी। इसका इम्पैक्ट क्या होता था क्रेडिट नोट का? सप्लायर की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाती थी और बायर को क्या करना पड़ता था बेटा? आईटीसी रिवर्स। प्रूव करके दिखाया था क्यों? दोबारा तो नहीं करना ना, ये ब्रशअप हो गया ना कि भैया सप्लायर की लाइबिलिटी अपनी कम कर लेता था क्रेडिट नोट के बेसिस पे और बायर को अपने आईटीसी क्या करने होते थे? रिवर्स करने होते थे। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, मैंने आपको इनवाइस दे दिया 1,00,000 प्लस 18% का, मैं 18,000 की जीएसटी जमा करा चुका हूँ, आप 18,000 का आईटीसी ले चुके हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ छोड़ 34 का क्रेडिट नोट, तू अलग से मेरे से लिखवा ले कि मैंने 10,000 रुपये देने हैं। आप मुझे 90 दोगे, मैं कोई 10 नहीं दे रहा हूँ, आपने मुझे देने ही कितने हैं? 90, पर वो अकाउंट मिसमैच हो जाएगा। परचेज कितने की? 1,00,000 की, एक बार जीएसटी हटा दो, पेमेंट कितने की? 90,000। अब ऑडिट पेपर भी आपने पढ़ लिया, ऑडिटर पकड़ लेगा ये 10,000 का है, ऑडिटर धर लेगा ये अकाउंट क्यों मिसमैच है, ये 10,000 कहाँ पर है? पूरे साल में एक ही ट्रांजैक्शन है, और ऐसे समझ में आएगा। वो एक ही ट्रांजैक्शन है, पकड़ में आ जाएगी, अकाउंट क्या होगा? मिसमैच होगा। फिर दोनों तरफ पढ़े लिखे लोग हैं यार, क्रेडिट नोट देंगे ना, खाते खराब हो जाते हैं। मेरे को अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करनी पड़ती है, आपको अपना आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। छोड़, जीएसटी को छेड़ते ही नहीं, मेरे से अलग से फाइनेंशियल नोट ले ले। आप क्या बोलोगे? जी हमारा ऑडिटर दुखी कर रहा है, परचेज 1,00,000 की, पेमेंट 90,000 की, अकाउंट मिसमैच हो रहा है। वो पूछ रहा है ये 10,000 क्या है? तो मैं उसको समझा रहा हूँ जी सामने वाले ने डिस्काउंट दिया है, वो कह रहा है क्रेडिट नोट दिखा। मैं कह रहा हूँ क्रेडिट नोट नहीं है, वो अगर देते तो जीएसटी पे दोनों का इम्पैक्ट आ रहा है, किताबें खराब हो रही हैं। किताबें मतलब दोनों को क्या करना पड़ रहा है? सप्लायर को रिवर्स माइनस करनी पड़ रही है लायबिलिटी, और सामने वाले का आईटीसी क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। तो इसके लिए सामने वाला क्या दे देता था? फाइनेंशियल क्रेडिट। ऑप्शनल होता है ना, इच्छा है, उसने क्या दे दिया? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। इसका क्या इम्पैक्ट होता था जीएसटी के ऊपर? कोई नहीं। सप्लायर को क्या अपनी लायबिलिटी कम करनी है? नहीं। क्या बायर को अपना आईटीसी कम करना है? नहीं। ये तो आउट ऑफ जीएसटी सेटलमेंट हो रही है। लॉजिक भी समझाया था क्यों हो रही है। अकाउंट मिसमैच रहेगा, नहीं तो परचेज 1,00,000 की रहेगी, पेमेंट कितने की रहेगी? 90,000। हर बार ऑडिटर परेशान करेगा, ये 10 कहाँ है, 10 कहाँ है। सामने वाले से फाइनेंशियल नोट लो, ऑडिटर के मुंह पे देके मारो, ले चेक कर, ये अकाउंट मेरा क्या हो गया? टैली हो गया, ये इसलिए 10,000 का क्या आ रहा है? गैप आ रहा है। यही था। अब ये सर्कुलर क्या अननेसेसरी जबरदस्ती का सर्कुलर है। 3 इशू हैं। पहला इशू, प्रॉपर ऑफिसर ने ये पकड़ लिया, 1,00,000 की परचेज, 18% जीएसटी, मैंने 18% जमा करा दिया 18,000, आपने 18,000 का आईटीसी क्लेम कर लिया। आपकी बुक्स में पेमेंट कितनी नजर आ रही है? आपकी बुक्स में पेमेंट कितनी नजर आ रही है? 90 है। बाकी 10,000 का आपके पास क्या है? क्रेडिट नोट। पीओ कह रहा है आईटीसी रिवर्स कर। आपने पेमेंट ही 90 करी है तो आप आईटीसी कितने का लो? 90 का लो, क्योंकि आप आईटीसी 1,00,000 का लिए बैठे हो, 10,000 का आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। एसएससी कह रहा है मैं क्यों रिवर्स करूं? 34 वाला क्रेडिट नोट होता, सेक्शन 34 वाला, तो समझ में आता है मैं आईटीसी को क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट है, इसके बेसिस पे आईटीसी रिवर्स नहीं होते। पीओ क्या कह रहा है? सर्कुलर तभी तो आता है जब दिक्कत होगी। पीओ क्या कह रहा है? मुझे नहीं पता, 1,00,000 की परचेज, 90,000 की पेमेंट। ओ भाई तू 90,000 की पेमेंट करके 1,00,000 का कैसे वो ले सकता है आईटीसी? अगर ले रखा है तो 10,000 का क्या करो? रिवर्स करो। एसएससी कह रहा है ये क्या तरीका है? 34 वाला होता तो मैं रिवर्स करता, फाइनेंस के बेसिस पे मैं कोई रिवर्स नहीं करूंगा। और फिर एसएससी एक कदम और आगे बढ़ रहा है, अच्छा मेरे से रिवर्स करवाना है, एक काम कर, सप्लायर के पास जा, उसकी लायबिलिटी कम करवा। 2 इम्पैक्ट होते हैं ना, सप्लायर के पास जा और उसकी लायबिलिटी क्या करवा? कम करवा। पीओ से फालतू मत बोलो, मैं आपके पास आया हूं, आप अपने पे ध्यान दो, अपना आईटीसी क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। इसके ऊपर सर्कुलर आया है। ये एक्सपर्ट महापंडित क्या कह रहे हैं? आप जीएसटी काउंसिल है बेटा, जीएसटी काउंसिल के आप बेटा चेयरपर्सन निर्मला सीतारमण, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? कानून आप बनाएं, पढ़ियो मत बेटा आंसर।
फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे क्या बायर आईटीसी रिवर्स करे? क्वेश्चन तो समझ में आए। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे क्या बायर आईटीसी रिवर्स करे? नहीं। ये है इशू नंबर 1। सर ये इशू क्यों है मुझे भी नहीं पता। ये ना भी होता तो ज़्यादा सेटल होता कि फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के कोई इम्पैक्ट नहीं होते। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के कोई इम्पैक्ट नहीं होते, वही इस सर्कुलर ने क्लैरिफाई कर दिया। फर्स्ट इशू ये है बेटा, केवल इशू पढ़ो, आंसर मत पढ़ना। दिक्कत क्यों आई होगी इंडस्ट्री में, ये भी तो पता चले कि सर्कुलर आया क्यों है। एक बार फिर ऊपर ध्यान दो बेटा, नहीं मुझे पता है तुम रट लोगे, जल्दी से बताओ क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है। दिक्कत क्यों आई होगी? अकाउंट मिसमैच हो रहा होगा। अकाउंट क्यों मिसमैच हो रहा होगा? मेरे एग्जांपल में परचेज कितनी नजर आ रही होगी? 1 लाख। पेमेंट कितनी नजर आ रही होगी? 90,000। एओ ने पकड़ लिया होगा, प्रॉपर ऑफिसर ने, कि भाई 10,000 की जब तू पेमेंट ही नहीं कर रहा तो आईटीसी क्यों नहीं रिवर्स कर रहे? तो इसी सर्कुलर ने बेटा फर्स्ट उसमें इशू में डिफाइन कर दिया, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे आईटीसी रिवर्स नहीं होंगे। केवल इशू पढ़ो। इशू नंबर 1 पढ़ो। Whether the full input tax credit is available to recipient of supply when the recipient make discounted payment। फिगर दिमाग में चलाओ। क्या आपको पूरे 1 लाख का आईटीसी मिल जाए जबकि पेमेंट आपने कितनी करी है? 90,000। क्यों करी है? क्योंकि आपके पास 10,000 का क्या है? क्या आंसर होगा? पूरे 1 लाख का आईटीसी मिलेगा, मुझे कोई आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बात भी ठीक है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट जब जीएसटीआर 1 में ही नहीं आता तो सामने वाले के 2B में भी नहीं जाएगा, और जब सामने वाले के 2B में नहीं जाएगा, जब कुछ होना ही नहीं इसका, तो ये डिस्कस भी क्यों हो रहा है? सर आप ही कर रहे हो, मैं भी इसलिए कर रहा हूँ, सर्कुलर आया है। और सर्कुलर क्यों आया होगा मैं ये बार बार बोल रहा हूं, अकाउंट मिसमैच होंगे, वो पकड़ में आया होगा। शैल आई मूव ऑन? दूसरा इशू ध्यान से समझना बेटा, इसे ये स्टूडेंट लेवल पे थोड़ा हैवी ना हो जाए। होता क्या है, टेक द एग्जांपल ऑफ, कौन से एसी है भाई ये? मित्सुबिशी की स्पेलिंग हैवी है, LG। मित्सुबिशी कौन लिखे भाई? LG। जलान क्लासेस को ये एक्सटेंशन करने हैं, नए क्या बनाने हैं बेटा? ऑफिस बनाने हैं। 50 AC चाहिए। CA फर्म है, ध्यान से एग्जाम्पल दिमाग में सेट करना क्या होता है। CA फर्म है ये भी बेटा, LG इनका क्लाइंट ही है, ऑडिटर हैं ये इनके। ऑडिट करते करते बोला LG को, बात सुन, हमें क्या चाहिए? 50 AC चाहिए, डिस्काउंटेड रेट पे दे। हमें 50 AC चाहिए, हमें क्या करो? डिस्काउंटेड रेट पे दो। दे देगा मैन्युफैक्चरर? नहीं देगा। एक AC सेल नहीं होता बेटा, जो भी लेना पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर कभी भी सेल नहीं करता। मारुति उद्योग लिमिटेड, आप उसके MD हैं, आपको कार निकलवानी है, कंपनी से नहीं ले सकते, आपको भी किसके पास जाना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा। 100% सेल जो होती है किसके थ्रू होती है? लाला की दुकान नहीं है कि चल ले जा। 100% सेल किसके थ्रू होगी? डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। LG ने बोला सर विद ड्यू रिस्पेक्ट हम आपको 50 AC दे देंगे, पर आपसे रिक्वेस्ट है आप बताएं आप कहाँ पर हैं। हम रोहनी में हैं, हम आपको नियरेस्ट डीलर का एड्रेस दे देते हैं, विजय सेल्स। आप इसके पास जाओ, हम फ़ोन कर देंगे, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा। हम विजय सेल्स के पास गए, पहले कुछ नहीं बोला, हमें भी चेक करना होता है ना रेट क्या है। विजय सेल्स के पास गए, हाँ भाई AC लेने हैं, रेट बता। उसने बोला जी एक AC का रेट है 1 लाख, 2.5 टन के हैं। एक AC का रेट कितना है? 1 लाख। 50 लेने हैं, बिल्कुल सही बता। तो एकदम हो गया, रुको सर मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ। सीनियर से पूछा बेटा, फाइनल रेट हुआ 80,000, और कोई गुंजाइश है? नहीं है। सही बता दे, नहीं हम जा रहे हैं, अब चले जाओ। ये तो होता है, जाना चाहो चले जाओ, हमारी तरफ से क्या है ये फुल एंड फाइनल। फिर बाद में उसकी बात करवाते हैं LG वाले से, मैनेजमेंट से बात कर, और फिर LG बोलता है
इसको एक्स्ट्रा 15,000 का डिस्काउंट दे दो मेरी तरफ से, इसको एक्स्ट्रा 15,000 का डिस्काउंट दे दो मेरी तरफ से। अब ये होगा क्या बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटर विजय सेल्स जलान साहब से कितने लेगा, 80 माइनस 15 65, ये 15,000 इसको रिम्बर्स करेगा एलजी। एग्जाम्पल दिमाग में सेट हुआ या नहीं? आपने किसके पास गए, मैन्युफैक्चरर से आपका टाई अप है, विजय सेल्स वैभव जलान इस क्लासेस में क्या है बेटा आपका एंड यूजर। एलजी आपको जानता है, आपने उसको बोला जी एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवाओ, दिलवा दूंगा, आप डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाओ मेरी बात करवा देना। उसने 65,000 में दिलवा दिया और एलजी 15,000 किसको प्रोवाइड कर देगा बेटा, विजय सेल्स को प्रोवाइड कर देगा। फैक्ट्स क्लियर हुए? अब समस्या ये थी इस 15,000 पे जीएसटी लगे या ना लगे। विजय सेल्स के एंगल से पढ़ रहे हैं, एक तो हम पढ़ किसके एंगल से रहे हैं तब तो हम सोचें, हम किसके एंगल से पढ़ रहे हैं, विजय सेल्स। क्या दिक्कत आई होगी, दिक्कत बताओ। मैं विजय सेल्स हूं, मुझे 65 कहां से मिला है, 65 वैभव जलान क्लासेस एंड यूजर से। मुझे 15 कहां से रिम्बर्स हुआ है, मुझे 15 कहां से रिम्बर्स हुआ है, एलजी मैन्युफैक्चरर से रिम्बर्स हुआ है। कंसीडरेशन की अगर डेफिनेशन याद हो जो मैंने आपको पढ़ाई थी, कंसीडरेशन बेटा रिसिपिएंट से भी हो सकता है, थर्ड पर्सन से भी। अरे सब्सिडरी कंपनी को मैंने सर्विस दी है, पेमेंट होल्डिंग कंपनी हेड ऑफिस कर रहा है, पॉसिबल है ये कि कंसीडरेशन में बी रिसीव फ्रॉम थर्ड पर्सन। सर्कुलर ये आया इस 15,000 के ऊपर जीएसटी लगे या ना लगे, उसने फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे दिया। एलजी ने किसको दे दिया बेटा, विजय सेल्स को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दे दिया, कितने का, 15,000 का। इस 15 पे जीएसटी चार्ज हो या ना हो, मन क्या कहता है जल्दी बोलो। असेसी कंटेंशन क्या होगी, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे जीएसटी लायबिलिटी अराइज नहीं होती। वाइल डिपार्टमेंट क्या कह रहा होगा, ओ भाई कंसीडरेशन तो मिला है, कंसीडरेशन तो आपको मिला है, आपको इसके ऊपर जीएसटी पे करनी पड़ेगी। आंसर दो जल्दी से। एक कहानी का ये हिस्सा समझ में आ गया? 2 ही मिनट फोकस और चाहिए, बस 2 ही मिनट। इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके से ले रहा हूं। जलान साहब एलजी को नहीं जान रहे हैं, जलान साहब ने सीधा परचेज कर लिया विजय सेल से। विजय सेल्स की सेल्स बूस्ट हो गई, ऑब्वियस सी बात है, विजय सेल्स की सेल्स क्या हो गई बेटा, ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो गई। एलजी ने बेटा आपको और खुश करने के लिए, विजय सेल्स को खुश करने के लिए एक्स्ट्रा क्या कर दिया, बोनस प्रोवाइड कर दिया। डीलर है, बढ़िया डीलर है, उसको एक्स्ट्रा क्या कर दिया जी, 15,000 का इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया। इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस बताओ। एग्जाम्पल 1, एंड यूजर मैन्युफैक्चरर के बीच टाई अप है, एग्रीमेंट है, उसके कारण मैन्युफैक्चरर ने क्या करा है, इंसेंटिव दिया है डीलर को। सेकंड, मैन्युफैक्चरर और एंड यूजर का बेटा कोई टाई अप नहीं है, वो तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर ने सेल क्या कर दी, बूस्ट कर दी, ईयर एंड पे उसको क्या दे दिया, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे दिया। दोनों फैक्ट समझ में आए? सर्कुलर ने बोले हैं ये, एक पे जीएसटी है, एक पे नहीं है, एक पे जीएसटी है, एक पे जीएसटी नहीं है। बोलो, पहले वाला जो मैन्युफैक्चरर और एंड यूजर का जहां पर एग्रीमेंट है, उसके कारण जो इंसेंटिव दिया है मैन्युफैक्चरर ने डीलर को, इसके ऊपर बेटा जीएसटी चार्ज होगा। वाइल जो लास्ट वाला है वैसे ही, क्योंकि आपने सेल ज़्यादा करी है, आप विजय सेल्स हैं, क्योंकि आपने सेल ज़्यादा करी है, आपको खुश करने के लिए मैंने ईयर एंड डिस्काउंट दे दिया, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये है इशू नंबर 2। हेडिंग पढ़ लो बस, दोनों दे रखे हैं इसमें आंसर। इशू नंबर 2 में बेटा हेडिंग पढ़ो। कहाँ है? ये है, whether a post sale discount offered by manufacturer to dealer। मेरे एग्जांपल में LG डीलर कौन है बेटा, विजय सेल्स, would be treated as consideration paid by manufacturer to dealer supply of same goods to वैभव जलान
क्लासेस एज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर बाय हिम। क्या आंसर होगा बेटा? अगर मैन्युफैक्चरर और एंड यूजर के बीच में प्रायर एग्रीमेंट है तो क्या हो जाएगा बेटा? वो चार्जेबल टू जीएसटी, जो भी कंसिडरेशन देगा। और अगर प्रायर एग्रीमेंट नहीं है, वैसे ही उसने सेल बूस्ट कर दी थी, उसके कारण हमने क्या दिया है? क्रेडिट नोट, फिर आपका जीएसटी चार्ज नहीं होगा। क्लियर? ऑल क्लियर? से यस और नो बेटा? समझ में आ गया? सेकंड, थर्ड और लास्ट ये तो आप बता दोगे। विजय सेल्स वो एडवर्टाइज कर रहा है, वो एलजी के भी बेच रहा है, फिलिप्स के भी बेच रहा है, आईएफपी के भी बेच रहा है, मल्टीपल प्रोडक्ट बेच रहा है। वो एलजी को क्या कर रहा है बेटा? ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है, जगह जगह उसकी क्या लगवा दी? होर्डिंग्स लगवा दी। और बाद में उसको एलजी ने क्या कर दिया? 1 लाख का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। शाबाश, आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग कर रहे हैं। आप हमारे लिए फ्रेश बिजनेस क्या कर रहे हैं? जनरेट कर रहे हैं। इसके लिए बेटा एलजी ने क्या कर दिया? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। हम आपको 1 लाख रुपए प्रोवाइड कर देंगे। उस 1 लाख पे जीएसटी लगेगी? मेक इट फास्ट, से यस और नो? यस। सेपरेट सर्विस है, ब्रांडिंग हो रही है, एडवर्टीजमेंट हो रही है, उसके ऊपर भी क्या लगेगी बेटा? आपकी जीएसटी चार्ज होगी। ये थर्ड और लास्ट फैक्ट है इस सर्कुलर के। ये 3 चीज़ें थी जो इस सर्कुलर ने डिफाइन करी हैं। तीनों लास्ट टाइम क्रक्स फॉर्म में बोल दो, तीनों लास्ट टाइम एक एक क्रक्स फॉर्म में। सबसे पहला, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट के बेसिस पे बायर को आईटीसी रिवर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, अगर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया है क्योंकि एंड यूजर और मैन्युफैक्चरर के बीच में प्रायर एग्रीमेंट था, तो इस वाले फाइनेंशियल एग्रीमेंट के अमाउंट पे जीएसटी लगेगा। वैसे ही दिया है सेल्स को बूस्ट करने के लिए, देन इन दैट केस बेटा कोई जीएसटी नहीं लगेगा। थर्ड, अगर डीलर क्या कर रहा है बेटा? मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर रहा है, उसके प्रोडक्ट की बेटा वो क्या कर रहा है साहब? सेल्स प्रमोशन कर रहा है। उसके बदले जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर क्या चार्ज होगा साहब? जीएसटी चार्ज होगा। क्लियर? पॉसिबिलिटी है इसकी क्वेश्चन आने की। एक क्वेश्चन बना रखा है, पहले तो ये समरी दे रखी है, घर पे पढ़ लेना। ये फैक्ट्स ही लिख रखे हैं मैंने और कुछ नहीं कर रखा बेटा। ये क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर प्लीज मत देखना। Alpha Motor Limited, a manufacturer of electronic appliances, supply goods to Beta distributor। मैंने LG और विजय सेल्स लिया है, ये अल्फा और बीटा ले रहा है। फैक्ट सेम है बेटा। आगे बता भाई, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे दिसंबर 25 के फॉलोइंग फैक्ट्स हैं। अल्फा मोटर सोल्ड गुड्स टू बीटा लिमिटेड एट ए प्राइस ऑफ 50 लाख प्लस 18% जीएसटी कितनी हो जाएगी बेटा? 9 लाख। आफ्टर द एंड ऑफ मंथ अल्फा मोटर ने कौन सा क्रेडिट नोट है? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया है बेटा 2 लाख का फॉर ईयर एंड परफॉर्मेंस इंसेंटिव। क्रेडिट नोट का बेटा प्री एग्रीड डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है, वैसे ही क्योंकि आपने सेल ज़्यादा करी है इसके लिए हम आपको क्या दे रहे हैं? फाइनेंशियल क्रेडिट नोट। कितने का दिया है? यानी कि पेमेंट बेटा 50 + 9 90 नहीं करनी, 57 करनी है। 50 लाख की जगह ऐसे बोल दो 48 लाख करनी है। 2 लाख का क्रेडिट नोट हो गया ना बेटा। आगे बता, बीटा डिस्ट्रीब्यूटर मेड पेमेंट टू अल्फा मोटर आफ्टर एडजस्टिंग द सेड अमाउंट। तो पेमेंट बन कितनी रही है? पर डिस्काउंट के बाद उसने पेमेंट कितनी करी है? ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं ही पूछ लेता हूं, इस फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का क्या इंपैक्ट होगा? कुछ भी नहीं। इसको जीएसटी कितने पे देनी है? 50 लाख के 18% पे इसने 9 लाख जीएसटी जमा करानी है। बीटा को कितने का आईटीसी मिल जाएगा? 9 लाख का। फाइनेंशियल क्रेडिट नोट का कहीं कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्लियर? अब आगे बोल रहा है, इस 57 लाख की गुड्स में से, सामने ध्यान दो बेटा, इसने 55 लाख की प्री एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एक कस्टमर को बेची है, वैभव जलान। उस एग्जाम्पल में प्री एग्रीड है,
अल्फा मोटर के बीच में और एंड कस्टमर के बीच में प्री एग्रीड है, जिसके कारण बेटा सामने वाले ने क्या करा है, 1.5 लाख का फाइनेंशियल क्रेडिट नोट दिया है। प्री एग्रीड है तो इस 1.5 लाख के ऊपर क्या लगेगा बेटा, आपका जीएसटी लगेगा। ठीक, लास्ट वाला बेटा डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, एडवर्टीजमेंट भी कर रहा है, ब्रांडिंग भी कर रहा है, उसके लिए मैन्युफैक्चरर उसको क्या दे रहा है, 1 लाख का क्रेडिट नोट। इस पे क्या होगा, गुड मॉर्निंग, इस पे क्या होगा, जीएसटी लगेगा। आंसर दे रखे हैं, पढ़ते रहना। पॉसिबिलिटी है बेटा ये सर्कुलर आ जाए, ठीक है। अरे शांत हो जा भाई। चलो लास्ट, सेकेंड लास्ट, एनुअल रिटर्न 2 करोड़ तक रिलैक्सेशन है बेटा। 24-25 की टर्नओवर अगर 2 करोड़ या उससे कम है, नो नीड टू फाइल एनुअल रिटर्न। जीएसटीआर 9 सीधा बोलो कब जाएगी। 24-25 की टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, ओनली देन एनुअल रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल। आपने क्लास में कितना पढ़ा था, 2 करोड़ 5 करोड़? 2 ही पढ़ा था तो आप अपडेटेड थे, नहीं पढ़ा था तो मैंने आज कर दिया, उस पर बहस नहीं, ठीक है। ये एक नई चीज़ है, या फिर ये आ सकता है रूल 14A, रूल का नंबर याद कर लेना। 5 ही मिनट फोकस चाहिए बेटा बस। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब हम अप्लाई करते थे, किसी को याद हो बेटा, जल्दी जल्दी सर्विसेज पोर्टल पे जाओ, सर्विसेज पोर्टल में रजिस्ट्रेशन पे जाओ, जीएसटी REG 01 उसका पार्ट A भर दो। मोबाइल नंबर, पैन नंबर जाता था, ईमेल आईडी जाती थी, स्टेट कोड जाता था, वेरीफाई होता था बेटा, TRN जनरेट कर देता था वो। TRN को यूज़ करके हम क्या भर देते थे, पार्ट B। फिर वो पूछता था आधार ऑथेंटिकेशन है या आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है। 2 केस बनाए थे मैंने क्लास में, आधार ऑथेंटिकेशन करवाया, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, कितने दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन था बेटा, 7 दिन, एल्स डीम टू बी रजिस्टर्ड। और अगर आधार ऑथेंटिकेशन करवाया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, या मैंने ऑप्ट ही नहीं किया, या मैंने तो ऑप्ट कर लिया पर डार्प ने पकड़ लिया, DARP, डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, याद आ रहा है, तो उस केस में क्या होती थी, फिजिकल वेरिफिकेशन। PO फिजिकल वेरीफाई करता था, सब कुछ ठीक लगता था तो वो RC ग्रांट करता था 30 दिन के अंदर अंदर। डेज याद है ना, भी याद हो हाँ कर दो बेटा, कोई रिवीजन क्लास नहीं है, अमेंडमेंट क्लास है। तो 2 केसेस बनते थे, एक तो सिंप्लीफाइड केस हो जाता था, मैंने अप्लाई करा, AA के लिए ऑप्ट करा, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, मुझे RC मिल जाती थी 7 दिन, एल्स डीम टू बी रजिस्टर्ड। दूसरा मैंने AA करवाया, AA नहीं हुआ, फेल हो गया, AA के लिए मैंने ऑप्ट ही नहीं करा, AA आधार ऑथेंटिकेशन। या तीसरा मैंने तो ऑप्ट करा, मुझे डार्प ने कैप्चर कर लिया, डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, पोर्टल ही पकड़ लेता था कि नाम में ही रिस्क है, ये नाम ही रिस्की लग रहा है, इसको डिटेल में क्या करो साहब, एनालाइज करो। 4 केस पढ़ाए थे, तो उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन होती थी, उसके बाद क्या मिलता था, रजिस्ट्रेशन। यहीं तक पढ़ा था। एक नया रूल आया है, रूल 14A। छोटे छोटे जो टैक्स पेयर हैं, छोटे छोटे भी क्या हैं, जिनकी B2B सप्लाई है और टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख रुपए तक है, ओ भाई ये छोटे हैं, 2.5 लाख ही अपने आप में बहुत है। जिनकी B2B सप्लाई है और टैक्स लाइबिलिटी कितनी है 1 महीने की बेटा, इनकी 1 महीने की 2.5 लाख रुपए तक की है, उनको रजिस्ट्रेशन के लिए धक्के नहीं खाने, रूल 14A में आ जाओ। एलिजिबिलिटी बोलो, हु इज एलिजिबल, एनी पर्सन, इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फार्म, AOP, BY, कोई भी जिसकी B2B लाइबिलिटी, सप्लाई नहीं है ये, B2B लाइबिलिटी 1 महीने की मैक्सिमम कितनी है, 2.5 लाख तक है, वो क्या कर सकता है, रूल 14A में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। बड़ा सिंप्लीफाइड चलता है बेटा। जैसे ही आप पार्ट A ओपन करोगे, मोबाइल नंबर डाल दो, ईमेल आईडी डाल दो बेटा, स्टेट कोड आपने डाल दिया, वेरिफिकेशन हो गया। फिर वो आपसे पूछेगा क्या आप रजिस्ट्रेशन रूल 14A में चाहते हैं। ऑप्शन आती है ऑनलाइन,
क्या आप रजिस्ट्रेशन 14A में चाहते हैं? क्लिक तभी करना जब आप 2.5 लाख वाले हों, अदरवाइज क्लिक मत कर देना, कहीं आर्टिकलशिप में करके तो देखूं होगा क्या, क्लाइंट बर्बाद हो जाएगा। समस्या बताऊंगा अभी क्या है। 2.5 लाख या उससे कम चिल्लड़ गली मोहल्ले का बेटा डीलर है, उसकी लाइबिलिटी 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो अप्लाई कर देना 14A में। वो पूछेगा जी आधार ऑथेंटिकेशन, हाँ जी आधार ऑथेंटिकेशन इमीडिएट बेस पे हो गया, 3 दिन के अंदर अंदर आपको आरसी मिल जाएगी। 3 डेज के अंदर शैल मैंडेटरी है, आपको आरसी मिलनी ही मिलनी है। बीजेपी गवर्नमेंट प्रॉपर ऑफिसर के पीछे पड़ गई, रजिस्टर करो इनको। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये आती है जब भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेने जाएं, सेटिस्फेक्शन, प्रॉपर ऑफिसर को क्या करना पड़ता है? सेटिस्फाइड। ट्रेनिंग में आप ही जाओगे बेटा, आपका बॉस नहीं जाएगा, जब दे के आ उसको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये उसको दे के आ और आरसी लेके आओ। उनकी दुकान बंद हो गई। छोटे छोटे डीलर है, क्यों परेशान कर रहे हो? रूल 14A में क्लिक कर दो, आधार ऑथेंटिकेशन जैसे ही हो गया, अगले 3 दिन के अंदर अंदर आरसी आ जाएगी। पर एक बार आरसी 14A में आ गई, लाइफ टाइम आप इसी में रहोगे। कल को फ्यूचर में अगर मेरा बिजनेस बढ़ गया और लायबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर हो गई, बिजनेस नहीं कर पाओगे। कल को अगर मंथली लायबिलिटी बेटा आपकी 2.5 लाख से ऊपर चली गई तो आप क्या नहीं कर पाओगे साहब? बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसको 2 स्टेज में लो, ऑप्ट इन, ऑप्ट आउट। पहले मैं ऑप्ट इन पढ़ा रहा हूं। हु इज एलिजिबल? एनी पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कोई भी जिसकी B2C, B2B वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स लायबिलिटी, जिसकी B2B टैक्स लायबिलिटी कितनी है? मैक्सिमम अप टू 2.5 लाख 1 साल की इन आ मंथ। वो चाहे तो, मैंडेटरी नहीं है, वो चाहे तो 14A में क्या करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर 14A में करवा लिया, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, कितने दिन के अंदर आरसी? 3 दिन के अंदर अंदर आरसी मिल जाएगी। नहीं, पीओ फाइड है, उसको क्या जाना है साहब? नौकरी से जाना है, वो बाउंड है, 3 दिन मैक्सिमम है, अगले दिन नजर आएगी। और ऐसे भी केस नजर आएंगे, उधर अप्लाई करा, उधर आरसी। होना भी ये चाहिए। बोले क्या मजाक चल रहा है यार, 30-30 दिन तक आरसी? बिजनेस धंधा मुझे आज करना है, बिल काटना है जीएसटी का, आरसी मेरे पास है नहीं, मैं अप्लाई करे बैठा हूं, मुझे आरसी नहीं मिल रही, बिल काटू कैसे बिना आरसी के? ये लो बना दिया कितने दिन के अंदर अंदर बेटा? 3 दिन के अंदर अंदर। पर ये उनके लिए है जो परमानेंट छोटे हैं, ये उनके लिए हैं जो परमानेंट छोटे हैं। अब अगर बड़े हो गए, 2.5 लाख से ऊपर चले गए, तो लॉसेस टेंशन मत लो, ऑप्ट आउट। अगर आप 2.5 लाख से ऊपर चले गए तो आप क्या करो? 14A में बाहर निकल जाओ, वहां पर ऑप्शन आती है कि हम इसको ऑप्ट आउट कर रहे हैं। वो कारण पूछेगा भाई क्यों ऑप्ट आउट कर रहा है, रीजन आएगा 2.5 लाख से ज़्यादा, उस पर क्लिक कर देना कि हम 2.5 लाख से ज़्यादा हैं। फिर वो आपको रूल 8 में ले जाएगा, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में। फिर वो आपको किस में ले जाएगा बेटा? रूल 8 में। अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले, स्क्रीन पे ध्यान दो, चौथे पॉइंट, 5वें पॉइंट पे, अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले ऑप्ट आउट करते हैं, ऑप्ट आउट मतलब मैं इससे बाहर निकलना चाह रहा हूं, बाहर कब निकलना चाह रहा हूँ? 2.5 लाख से ऊपर चला गया, तो इस केस में आपको बेटा कम से कम 3 महीने की रिटर्न फाइल करनी है, पिछली कम से कम 3 रिटर्न फाइल करनी है। और अगर आप बेटा ऑप्ट आउट 1 अप्रैल 2026 के बाद करते हैं तो कम से कम 1 महीने की आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं? ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ऑप्ट आउट क्यों करना पड़ रहा है भाई? 2.5 लाख से ऊपर चला गया, मैं क्या करूं? 14A फैसिलिटी नहीं देता कि आप 2.5 लाख से ऊपर की क्या कर सकें बेटा? टैक्स लायबिलिटी दिखा सकें, पर मैंने तो कर दिया, तो क्या करें? कोई टेंशन नहीं, बाहर निकलो। बाहर निकलो तो क्या करो जी? आरसी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करो, पर कम से कम 3 महीने का गैप है। ये नहीं कि आज अप्लाई करा कल ही पहुंच गए, कम से कम 3 महीने का गैप है। अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले है, और अगर 1 अप्रैल 2026 के बाद है तो 1 महीने का गैप है। कोई रिटर्न आपकी पेंडिंग नहीं होनी चाहिए, पिछली सारी रिटर्न आपने फाइल कर रखी हो। ये स्कीम बेटा एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन देगी, ये स्कीम एक स्टेट में एक ही रजिस्ट्रेशन देगी। आपको याद हो बेटा, मैंने पढ़ाया था एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। अगर एक स्टेट में मल्टीपल रजिस्ट्रेशन चाहिए, रूल 8 में जाओ, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जाओ, 14A में आप नहीं आ सकते। समझ आया? प्रैक्टिकल लाइफ की कुछ बातें समझाऊं जो प्रैक्टिस में देखी हैं।
हाँ करो, समझाना मैंने वैसे भी है। वेव इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, उसका प्लांट लग रहा है सीमेंट का बेटा, पंजाब के पास। पहले साल की लायबिलिटी उसकी करोड़ों में आनी है। अब मुझे पता है वो अप्लाई करेगा तो एओ दिक्कत करेगा आरसी देने में। उसको भी पता है इतना बड़ा सीमेंट का प्लांट लग रहा है, जब तक मैं आरसी दूंगा नहीं उसकी सेल शुरू नहीं होगी। सेल शुरू नहीं होगी, वो बिजनेस नहीं कर पाएगा, वो मेरे पास अपने आप ही आएगा सेटिस्फाइड करने, अपने आप ही आएगा बेटा। जब तक ब्राइब देगा नहीं मैं उसको आरसी दूंगा नहीं। हम क्या करते थे, वेव इंडस्ट्री को बोला तू 14A में अप्लाई कर, 14A में क्लिक कर दे, तू उसके अकाउंटेंट को बोल दे तू क्लिक तो कर, या हमें वो अथॉरिटी दे, हम करते हैं तेरा रजिस्ट्रेशन। उसका 14A में क्या करवा दिया, रजिस्ट्रेशन। 3 दिन के अंदर अंदर क्या आ गई, आरसी। ले, जैसी आरसी आ गई अगले दिन ऑप्ट आउट। हमारी लायबिलिटी 2.5 से बढ़ गई, एस्टीमेट चेंज हो गया। एडवांस टैक्स भी तो एस्टिमेटेड बेसिस पे जा रहा था सर, एस्टीमेट चेंज हो गया। पहले लग रहा था 2.5 लाख से कम, अब 2.5 लाख से ज्यादा। बीइंग ए ट्रू इंडियन, अब हम क्या कर रहे हैं जी, स्विच ओवर कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन तो हो ही गया, अब जब मैं दूसरा रजिस्ट्रेशन लूंगा तो मेरा आधार ऑथेंटिकेशन हो ही पड़ा है, दूसरा देना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन किस बेस पे लगाएगा, आरसी पहले दे ही चुका है ना वो। तो ये मेल प्रैक्टिस हम प्रैक्टिकल लाइफ में करने लग गए। वो अप्लाई कर दे 14A में, 3 दिन के अंदर अंदर आरसी आएगी। क्लाइंट से एक्स्ट्रा फीस ले लेते थे, हमारी 60 गांठ है डिपार्टमेंट में, आपको 3 दिन के अंदर अंदर आरसी देंगे, आप दो हमें 50,000 रुपये फीस। हमें पता है 3 दिन में वैसे भी आनी है, 3 दिन तो मैक्सिमम है, वैसे भी आनी है। बोल दो उसको अगले दिन मिल जाएगी, आ जाती है अगले दिन। और फिर उसको बोलेंगे तेरे को हम दूसरी स्कीम में लेके जा रहे हैं। उनके लिए, नालायकों के लिए लो आया था ये कि अगले दिन मत पहुंच जाना। अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले है तो कम से कम कितने महीने का गैप, 3 महीने का गैप। इसके बाद है तो चल कम से कम 1 महीने का गैप। और ये थोड़ी ना कि आज ही रजिस्ट्रेशन लिया कल ही बाहर निकल रहा है। लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों आया है। लोग बहुत बढ़िया बनते हैं बेटा, ये सीए बेड़ा गर्क कर देते हैं। मुझे देखना मत, मैंने लूप होल समझा दिया कि क्या होता था। वो अप्लाई कर देते थे यार, ये ऐसे हम भी करवा दे, कर दे तू 14A में। अपने लड़कों को बोल दिया अप्लाई कर दो उसका 14A, जो बनेगी देखी जाएगी। सर 2.5 लाख से ऊपर है, क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, उसकी पहले महीने की लायबिलिटी करोड़ों में जाएगी। तू अप्लाई तो कर, आने दे एक बार आरसी। 3 दिन के अंदर जैसे ही आरसी आ जाए, अगले ही दिन या उसी सेम डे जैसे ही आ जाए अप्लाई कर, ऑप्ट आउट कर। उनके लिए, नालायकों के लिए लो आ गया। ओ भाई 3 महीने से पहले मत आ जाइयो। 1 अप्रैल 2026 से पहले कितने थे, 3 महीने। शुक्र है वो अब कितने कर दिए, 1 महीने। सर अब भी होता है ये, यस। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन खाते रहो धक्के यार, नहीं देते कई बार वो। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन। सर 30 दिन लिखा तो हुआ है, 6-6 महीने लगे रहते हैं कई बार। कंपनी का नेम अप्रूवल, कितनी फीस जाती है, 500 रुपये। कंपनीज एक्ट, एक नाम नहीं मिलेगा, अप्रूव ही नहीं करेगा आरओसी, कितने मर्जी धक्के खाते रहो। ये नेम अप्रूव नहीं होगा, मिलता जुलता है। भाई किससे मिलता जुलता है, बस मिलता जुलता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड है नहीं ना, वहाँ नहीं लिखा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। करे जाओ, फिर दोबारा अप्लाई करो, तीसरी बार अप्लाई करो, चौथी बार छूटते ही भाई तू चाहता क्या है, क्यों नहीं अप्रूव कर रहा। ये चाहता है, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तुम ही देके आओगे, हम तो देके आ चुके हैं अपने ज़माने में। ये लो था बेटा, अब पढ़ोगे, अब आपके सारी कहानी समझ में आएगी। ये रूल 14A, ये एग्जाम्पल दिमाग में रखना, कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। पढ़ो हेडिंग जल्दी से। पर्सन हुज एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख पर मंथ से बराबर या कम है, शैल ऑप्ट, चाहे तो कैन ऑप्ट फॉर रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली बेस्ड ऑन डार्प डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड विद इन 3 वर्किंग डेज। स्टेप बाय स्टेप नीचे दे रखा है, बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। ऑप्ट आउट वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ में आ गया ना। ऑप्ट आउट कितने महीने का गैप, 1 अप्रैल 2026 से पहले है तो 3, उसके बाद है तो 1। ऐसा इसलिए था कहीं आरसी मिलते ही अगले दिन ना पहुंच जाए नालायक कैंसिल करवाने। इंडियन है ना बेटा, लूप होल पहले निकाल लेते हैं हम लोग। ये है सर जीएसटी अमेंडमेंट्स। तो जो जनवरी में था यार, बाय एंड लार्ज यही चल रहा है। बोलें, ये बताओ भाई, पढ़ के बताओ। एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड वर्ड तो पढ़, अरे पढ़ भाई। टोटल लाइबिलिटी, टोटल ग्रॉस, आईटीसी माइनस करके नहीं, ग्रॉस।
ठीक, क्वेश्चन पढ़ो, इसका आ सकता है, ये भी आ सकता है। जल्दी से बेटा, मेक इट फास्ट। मेरे एक बात बताओ, तुमने वाउचर पढ़ लिया था क्लास में? 12/4 13/4 अबोलिश हो गया वाउचर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, यार क्लास में पढ़ाया था यार मैंने। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर, वाउचर आपका बेटा क्या था? सप्लाई आइडेंटिफाइबल, सप्लाई नॉट आइडेंटिफाइबल। सप्लाई आइडेंटिफाइबल होती थी तो, एक बार ऊपर ध्यान दो, सप्लाई आइडेंटिफाइबल होती थी तो जिस टाइम वाउचर इशू करा वही टाइम ऑफ सप्लाई। आइडेंटिफाइबल नहीं होती थी तो जिस टाइम रिडीम करा वही टाइम ऑफ सप्लाई। मजे की बात है, वाउचर इज ट्रीटेड एज एक्शनेबल क्लेम, और एक्शनेबल क्लेम जीएसटी के दायरे से बाहर है। केवल 6 एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लगती है। 6 कौन कौन से? बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस, कैसीनो, ऑनलाइन गेमिंग। 6 के ऊपर लगती है, एनी अदर पे लगती नहीं। लॉ ने वाउचर को क्या बोल दिया बेटा? एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम है तो नॉट चार्जेबल टू जीएसटी। ये मैंने क्लास में ही ले लिया था। क्लियर? पढ़ लिया क्वेश्चन? और किसी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई क्वेरी है बेटा? माइंड अप। तो जीएसटी में कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत तो है, इनकम टैक्स में है। इनकम टैक्स में भी काम सिंप्लीफाइड हो गया। इनकम टैक्स में भी काम, आप तो पढ़ते थे 23 जुलाई से पहले ये कानून, 23 जुलाई के बाद ये कानून। अब तो हम बैठे ही 23 जुलाई के बाद है। टाइम बच गया, थोड़ा सा इनकम टैक्स ले लूं, शुरू तो कर दूं। से यस और नो बेटा, ये क्वेश्चन कर लोगे? ये यही क्वेश्चन है यार। चले मूव ऑन। चलो इनकम टैक्स पे आओ। इनकम टैक्स में जिस पैटर्न पे मैंने चैप्टर पढ़ाए थे उसी पैटर्न में क्लास में अमेंडमेंट ले लेता हूं। 3-4 चैप्टर तो निपटा के खत्म करूं। नोट्स में शेयर कर दूंगा। अभी मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगा था इसमें 2.5-3 घंटे लग जाएंगे। कितनी देर में निपट गए? 3.5 घंटे में। वो भी बार बार बोल रहा हूँ, 4 बार, तो इतना टाइम लग गया। कंफर्टेबल हो ना बेटा अमेंडमेंट्स में? इनकम टैक्स बस 10-15 मिनट सुन लो, फिर प्रॉपर क्लास लूँगा, उसकी भी अनाउंस में कर दूंगा जैसे ये अनाउंस हुआ था बेटा, क्योंकि नोट्स बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 3-4 चैप्टर ले लेता हूँ। सबसे पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट। उसमें एक ही चेंज है, प्रीवियस ईयर 24-25 से प्रीवियस ईयर 25-26 हो गया। असेसमेंट ईयर 25-26 से असेसमेंट ईयर 26-27 हो गया। फाइनेंस एक्ट 2024 से फाइनेंस एक्ट 2025 हो गया। स्यापा खत्म। सबसे पहला चैप्टर था बेटा आपका बेसिक्स, जो मैंने सिखाया था, कोई चेंज नहीं है। प्रीवियस ईयर 24-25 से 25-26, प्रीवियस ईयर 25 असेसमेंट ईयर 25-26 से असेसमेंट ईयर 26-27, और फाइनेंस एक्ट 2025 आपके ऊपर एप्लीकेबल। दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 पढ़ा था बेटा। अब फाइनेंशियल ईयर क्या हो चुका है? 25-26। सब कुछ कट कॉपी पेस्ट सेम है, एज इट इज कट कॉपी पेस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है आपका बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस। उसके बाद मैंने लिया था इनकम अंडर द हेड सैलरी। 2 चेंजेस है इनकम अंडर द हेड सैलरी में। 2 चेंजेस हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय किस टॉपिक में पढ़ाया था? टॉपिक ही बता दो बेटा, बाकी मैं रिवाइज करा दूंगा। बेटा मई में एग्जाम है आपके, और मैं मान के चल रहा हूं आप पढ़े बैठे हैं। परक्यूजिट, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज, 5 परक्यूजिट ऐसी थी जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होंगी। अगर नॉन स्पेसिफाइड है तो टैक्सेबल नहीं होगी। मोटर कार था, एजुकेशन फैसिलिटी था, गैस वाटर इलेक्ट्रिसिटी था। कुछ याद आ रहा है ना? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन होती थी 3 क्लास के एम्प्लॉय, 3 तरह के एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माने जाएंगे। पहला, शुक्र है अब याद आ रहा है, अगर कंपनी का डायरेक्टर है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा? वो 5 परक्यूजिट टैक्सेबल तभी होंगी जब वो स्पेसिफाइड होगा। सेकंड था बेटा
जिसका कंपनी में क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मैंने पूरे इनकम टैक्स में बता रखा था बेटा, कंपनी है तो 20% शेयर, अदर देन कंपनी है तो 20% वोटिंग, 20% प्रॉफिट शेयरिंग, यही था बेटा। नेक्स्ट इसके बाद मैंने पढ़ाया था हर वो एम्प्लॉय जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है, मोनेटरी टर्म्स में हर वो पर्सन जिसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है डिडक्शन के बाद। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड स्कीम में है तो 50,000, न्यू स्कीम में है तो 75,000। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओल्ड में मिलेगी, न्यू में मिलेगी नहीं। प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड में मिलेगी, न्यू में मिलेगी ही नहीं। अगर वो इनकम अंडर द हेड सैलरी कितने से ज़्यादा है, 50,000 से ज़्यादा है, तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। तो हम क्लास में मजाक उड़ाते थे, ओ भाई 50,000 तो कुछ भी नहीं है, 4500 रुपये महीने भी अगर उसकी सैलरी हो गई वो हो गया स्पेसिफाइड। चलो स्टैंडर्ड डिडक्शन से पहले ले लेते हैं, अगर किसी की सैलरी ओल्ड स्कीम में 1,00,000 रुपये से ऊपर हो गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, बची हुई सैलरी अगर 50,000 से ऊपर हो गई तो वो तो स्पेसिफाइड माना जाएगा। वो 50,000 की लिमिट कुछ नहीं थी, याद आ रहा है, वो 50,000 को बढ़ा के 2,00,000 कर दिया। वो 50,000 को बढ़ा के कितना कर दिया बेटा, 2,00,000 रुपये कर दिया। ये सैलरी में पहला चेंज है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन में। एक बार सुनते चलो ना पहले, फिर आगे लूँगा, मुझे बोलने तो दो, मुझे याद भी करानी है ना चीज़ें। वो 50,000 बढ़ा के कितना कर दिया, 2,00,000। आपने आगे जो पढ़ रखा होगा ठीक है, पर पहले मुझे बोलने दो, तभी मैं बोलूँगा पहले। आगे चलें, अगली अमेंडमेंट अभी सुनते रहो, बाद में चेंज करते रहेंगे जब नोट्स दूंगा। अगली अमेंडमेंट जो आई, मेडिकल फैसिलिटी, रिवाइज करा दो पूरा लो। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। इंडिया में या तो एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में है, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, या लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल में है, या स्पेसिफाइड हॉस्पिटल फॉर नोटिफाइड डिजीज है, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट पढ़ाया था बेटा, या आपका कोविड-19 की ट्रीटमेंट चल रही है कहीं पर भी, चाहे पब्लिक में चाहे प्राइवेट में, या हेल्थ इंश्योरेंस। ये 6 केस थे तो टैक्स फ्री पर केस है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रही है या डॉक्टर घर पे आके कर रहा है तो इस केस में क्या होता था, टैक्सेबल होता था। ये तो था इंडिया। आउटसाइड इंडिया अगर बेटा मेडिकल फैसिलिटी है तो आउटसाइड इंडिया 2 पर्सन अलाउड होते थे, एक तो पेशेंट जाएगा और एक पेशेंट के साथ केयर टेकर जाएगा। केयर टेकर कोई भी हो सकता था, रिलेटिव भी नॉन रिलेटिव भी। पेशेंट वही होना चाहिए जो लॉ में डिफाइन है, और ये नहीं किसी को भी उठा के ले जाए, पेशेंट होना चाहिए, उसके साथ एक केयर टेकर अलाउड होता था। 3 टाइप के खर्चे होते थे भाई, आने जाने के खर्चे होंगे, नंबर 2 उनके रहने के, पेशेंट तो हॉस्पिटल में चला जाएगा, वो स्टाफ कहाँ, उसके साथ केयर टेकर कहाँ जाए, तो उसके रहने के खर्चे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे, और तीसरा मेडिकल फैसिलिटी के खर्चे। आने जाने के खर्चे में झूठ नहीं बोल सकता, टिकट का PNR नंबर होता है, उस नालायक को पकड़ लेंगे। मेडिकल खर्चों में झूठ बोल सकते हैं, पता नहीं कितने हुए। रहने सहने के खर्चे में झूठ बोल सकते हैं, रह रहा है बेटा वहाँ धर्मशाला में, खर्चे क्लेम कर रहा है 5 स्टार के, झूठ बोल सकते हैं। तो वहाँ पर क्या बोला था, RBI से सर्टिफाई कराओ। मेडिकल खर्चे 5 लाख, RBI से सर्टिफाई करा कला, RBI ने सर्टिफाई करा 1 लाख, तो 1 लाख की एग्जम्पशन थी, 4 लाख क्या हो जाता था, टैक्सेबल। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे पता कितने हुए हैं, ये 2 लाख। RBI से सर्टिफाई करा, RBI ने सर्टिफाई करे केवल 20,000, तो 20,000 अलाउड होते थे, बाकी सब क्या हो जाते थे, टैक्सेबल। 2 खर्चों की ट्रीटमेंट क्या थी, एग्जाम टू द एक्सटेंट सर्टिफाई बाय RBI, टैक्सेबल टू द एक्सटेंट नॉट सर्टिफाई बाय RBI। बाकी अगर याद आ रहा हो, बाकी ट्रांसपोर्ट के खर्चे आने जाने के या तो फुल्ली टैक्सेबल थे या फुल्ली एग्जाम थे। अगर एम्प्लॉय बड़ा है तो टैक्सेबल, अगर एम्प्लॉय छोटा है तो एग्जाम। और बड़ा छोटा हाइट से नहीं था, कमाई से था। क्या कमाई थी, 2 लाख, वो 8 हो गई। यस सर, फिर बैठे क्यों क्लास में, अपडेट तो हो। अच्छा थोड़ा बहुत तो पता है। वो 2 लाख बढ़ के कितना हो गया बेटा, 8 लाख। ये चेंजेस हैं सैलरी में। अभी स्पेसिफाइड याद ही रखना, स्पेसिफाइड में लिमिट 50,000 से बढ़ के कितनी, 2 लाख। मेडिकल फैसिलिटी में 2 लाख से बढ़ के कितनी हो गई बेटा आपकी, 8 लाख। ये हेड हो गया। अगला हेड बोलना, हाउस प्रॉपर्टी एक ही चेंज है। हाउस प्रॉपर्टी में चिल्लड़ सा बेटा एक ही चेंज है। मैंने 4 सिनेरियो बनाए थे। केस 1 प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर, रिवाइज ही करा दो यार, क्योंकि मेरे को लग रहा है नहीं इनकम टैक्स ना निपटता है पूरा। केस 1 हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द होल ईयर, म्यूनिसिपल वैल्यू लो, फेयर रेंट लो, विच एवर इज हायर। विच एवर इज हायर को कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। दुनिया वाले किस नाम से बोलते थे, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर कर दो एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर इज द GAV। कोई चेंज नहीं है, मैं टाइम पास कर रहा हूँ, मतलब आगे सरकार है ना, मुझे कोई चेंज नहीं है, पहले भी था अभी है। सेकंड क्या था,
पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर लाइंग वैकेंट, कुछ टाइम के लिए किराए पे है, कुछ टाइम खाली पड़ी हुई है। इसमें क्या था, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का। अब एक्चुअल टाइम पीरियड कंपेयर करो, अगर एक्चुअल रेंट ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट इज द जीएवी, कुछ चेक नहीं करना, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है तो एक्चुअल रेंट इज द जीएवी, एक्चुअल रेंट कम है तो कम का कारण पता लगाओ। अगर कम का कारण वैकेंसी है तो क्या होता था, जेन्युइन केस है, एक्चुअल रेंट इज द जीएवी। और अगर कम का कारण अदर देन वैकेंसी है, मेलाफाइड केस है, ये एसएससी चोर है नालायक कि टेनेंट लैंडलॉर्ड मिलकर रेंट बचा रहे हैं, तो इस केस में क्या होता था, एक्सपेक्टेड रेंट इज द जीएवी। और जल्दी से बताइए बेटा कैसे पता चलता था प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, कम का कारण वैकेंसी है या अदर देन वैकेंसी, बता दियो बेटा, नहीं मेट्रो के आगे धक्का दे दूंगा। डेट्स महीने वो जो होते थे, ये पढ़ाया था मैंने। कैसे पता चलता था कि कम का कारण वैकेंसी है या आपका अदर देन वैकेंसी है। हाइपोथिकेट, पूरे साल का रेंट निकाल के देखो, ये प्रॉपर्टी पूरे साल लेट आउट होती तो ये कितना किराया कमा लेती, पूरे साल लेट आउट होती तो ये कितना किराया कमा लेती। हाइपोथिकेट 50,000 के हिसाब से 9 महीने लेट आउट है, 3 महीने खाली है, तो जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे तो एक्चुअल रेंट कितना लोगे, 50,000 इंटू 9 4.5 लाख। पर जब कंपैरिजन करोगे कि कम का कारण क्या है तो हाइपोथिकेट निकाल के देखते थे ना, 50,000 इंटू 12 6 लाख। अगर ये एक्सपेक्टेड रेंट से बेटा आपका क्या आता था, ज़्यादा आता था तो केस जेन्युइन है, उस केस में क्या लेते थे हम, एक्चुअल रेंट। अगर अब भी एक्सपेक्टेड रेंट ज़्यादा आ जाता था इसके बावजूद भी तो केस मेलाफाइड है, फिर एक्सपेक्टेड रेंट इज द जीएवी। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। आगे बढ़ो, तीसरा केस होता था पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट, पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, एक्चुअल रेंट एक्चुअल टाइम पीरियड का, विच एवर इज हायर इज द जीएवी। चौथा केस होता था बेटा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय ओनर थ्रू आउट द होल ईयर, याद दिलाना, एनएवी नील। एनएवी क्यों लॉजिक समझाया था, क्योंकि लॉ म्यूनिसिपल टैक्स का बेनिफिट नहीं देना चाहता, नहीं तो वो जीएवी नील कर देता। तो लॉ ने क्या बोला था, एनएवी नील, इंटरेस्ट की रिडक्शन क्लेम कर ले भाई। और इंटरेस्ट के ऊपर एक अपर कैप लगी हुई थी, अपर कैप कितने की थी, 2 लाख, नालायक पूरा बोलो, अब तो तुम भुक्तभोगी हो चुके हो फिर भी शॉर्टकट ले रहे हो। 1,499 या उसके बाद लोन लिया है, एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन बेटा आपकी, ये सो गया, 5 साल के अंदर निपट गई। 3 कंडीशन थी, 1 अप्रैल 99 या उसके बाद लोन है, एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन के लिए है। एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन क्या हो गई बेटा आपकी, 5 साल में निपट गई तो 2 लाख। एक भी कंडीशन मिस हुई या सारी कंडीशन मिस हुई तो कितनी कंडीशन थी, क्या थी अपर कैप, 30,000। रिपेयर ऑलवेज 30,000 थी बेटा। कंस्ट्रक्शन के लिए चेक करते थे 99 से पहले है 99 के बाद है, 99 से पहले है तो 30,000, बाद में है तो चेक करते थे 5 साल में निपटी या नहीं निपटी, सब कुछ सेम है। फिर 2 हाउसेस की एनएवी क्या होती थी, नील। ओल्ड टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट अलाउड होता था, न्यू टैक्स रिजीम में इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं होता था। उसमें एक पॉइंट था, या तो एसएससी खुद रहता हो या वो हाउस खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि एसएससी दूसरी सिटी में ट्रांसफर हो गया। मेरा हाउस दिल्ली में है, मेरा ट्रांसफर हो गया मुंबई में, वो दिल्ली वाला हाउस खाली पड़ा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए वो सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था। सेल्फ ऑक्यूपाइड जिसमें मैं खुद रह रहा हूं वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जो अनऑक्यूपाइड है वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जाता था। पर अनऑक्यूपाइड क्यों रह गया, क्योंकि मैं एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी सिटी में हूं। मेरा हाउस दिल्ली में है, मेरी पोस्टिंग हो गई बेटा कहां पर, मुंबई में। वो दिल्ली वाला हाउस मेरा क्या पड़ा हुआ है, अनऑक्यूपाइड, पर वो हाउस प्रॉपर्टी में क्या माना जाता था, सेल्फ ऑक्यूपाइड। फर्क क्या पड़ता था, एनएवी नील। फर्क क्या पड़ा, वीआईपी ट्रीटमेंट हो गया ना, एनएवी नील। अनऑक्यूपाइड किस कारण से, या तो एम्प्लॉयमेंट के कारण या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारण। चेंज क्या आया है, और फॉर एनी अदर रीजन। मकान खाली पड़ा हुआ है या तो आपका बेटा एम्प्लॉयमेंट के कारण या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कारण, और फॉर एनी अदर रीजन। 2 हाउसेस की एनएवी क्या मानी जाएगी आपकी, नील मानी जाएगी। स्कोप बढ़ गया, नहीं समझ में आया, स्कोप बढ़ गया। पहले अनऑक्यूपाइड खाली एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट था, अब अनऑक्यूपाइड किसी भी कारण से हो सकता है। ठीक है जी, अगला सबसे सिंपल चैप्टर था बेटा आपका पीजीबीपी। एक भी चेंज नहीं है, एक भी चेंज नहीं है बचे। सबसे पहला क्वेश्चन इसी का आता ना बेटा, एक भी उसके अंदर क्या नहीं है, चेंज नहीं है। रिवाइज कर लेना, बढ़िया हो गया। अब आते हैं कैपिटल गेन।
चेंज कुछ नहीं है, या जो भी है वो आपको पता है, बस एक जगह इकट्ठे कर लेते हैं। पहले पीरियड ऑफ होल्डिंग होते थे 3, 12, 24, 36। मैं बोलने को 1 साल, 2 साल, 3 साल भी बोल सकता हूँ, पर लो की आदत डाल लेना। पहले 3 पीरियड ऑफ होल्डिंग होते थे, 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने। पहले क्या है, छोड़ो उसको, करंट याद रखो। वैसे ही दुख इतने हैं बेटा, ग्रुप ही नहीं निकल रहा, हद हो गई। चलो आज के टाइम पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने हैं? 2। कौन कौन से 2 हैं? या तो 12 हैं या 24 हैं। 4 सिक्योरिटी के 12 हैं, 4 के अलावा कितने मर्जी परम्यूटेशन कम्बिनेशन बनते रहे। पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना है? 24। एसएससी के फेवर में है। पहले 36 महीने के बाद लॉन्ग टर्म होता था, अब 24 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। सर ये कैसा फेवर है? लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट कम होता है। लॉन्ग टर्म का टैक्स रेट कम होता है। पहले 36 महीने तक मुझे वेट करनी पड़ती थी, उसके बाद लॉन्ग टर्म होता था। लॉसेस अभी घटाते हैं, 36 से घटा के 24 कर दिया। अब 24 के बाद ही क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 4 सिक्योरिटी है बेटा आपकी। 4 सिक्योरिटी वही है जो आपने पढ़ी थी, जिसके पहले 12 थे, अब वही 12 है। लिस्टेड सिक्योरिटी, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ जीरो आपका बेटा क्या था? यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड था बेटा आपका। लिस्टेड सिक्योरिटी और जीरो कूपन बॉन्ड, उसके पहले भी 12 थे, उसके अब भी 12 हैं। उसके अलावा जितनी मर्जी एसेट बच जाएं जो कैपिटल एसेट है, उन सबके कितने हो गए? 24। पहली अमेंडमेंट खत्म, सेकंड पे आओ। आज के टाइम इंडेक्सेशन होगा ही नहीं। फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इंडेक्सेशन होगा ही नहीं। कुछ मर्जी हो जाए, विक्रम बेताल की तरह पेड़ से उल्टे लटक जाना, इंडेक्सेशन नहीं है अब। अगर कैपिटल गेन 25-26 में है, इंडेक्सेशन बंद है। हाँ, टैक्स निकालने के लिए एक जगह इंडेक्स होगा, टैक्स निकालने के लिए एक जगह इंडेक्स होगा। 23 जुलाई 2024 के बाद जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर होगी, अब इंडेक्सेशन नहीं है। और मजे की बात है, सिलेबस में 25-26 है, तो एसेट ट्रांसफर कब हो रही होंगी? 23 जुलाई 2024 के बाद हो रही होंगी। तो कैपिटल गेन निकालते टाइम इंडेक्सेशन नहीं है। सीधा क्रक्स फॉर्म में याद कर लो, 2 जगह इंडेक्सेशन हो सकता है। नंबर 1 सेक्शन 45(1)(a), सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, और तीसरा और लेस टैक्स निकालते टाइम। इसे रट लेना, जब मैं पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट में 3 जगह बोल दो, 3 जगह कॉस्ट इंडेक्स हो सकती है। नंबर 1 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम। रिवाइज करा दूं एक बार, सारा निपटा दूं, खत्म कर दूं। 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम क्या होता था बेटा? ये अगर एसएससी की कैपिटल एसेट डैमेज या डिस्ट्रॉय हुई है, यही ट्रांसफर मान लिया जाता था। 5 मिनट फोकस रखो, इसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। ट्रांसफर किस साल लिखवाया था? ट्रांसफर किस साल? जिस साल एसेट डैमेज हुई। कैपिटल गेन किस साल? जिस साल क्लेम मिलेगा। ट्रांसफर किस साल? जिस साल एसेट डैमेज हुई। कैपिटल गेन किस साल बेटा? जिस साल आपको साहब इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। फिगर और डेट अमाउंट चेक दिमाग में सेट कर लो बेटा। प्रीवियस ईयर 4-5 में 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी। प्रीवियस ईयर 20-21 में कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय फायर, उसका क्लेम मिला जाके 25-26 में। 50 लाख का क्लेम वो जाके मिला बेटा 25-26 में। खरीदी कब थी? 4-5 में। कितने की खरीदी थी? मैं भूल गया, 5 लाख। ये डैमेज कब हुई है? 20-21 में डैमेज हुई है। ये क्लेम कब मिला है मुझे जाके? 25-26 में। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था? पीरियड ऑफ होल्डिंग। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? जिस दिन खरीदा 4-5। ये खत्म कब होगा? डैमेज, ट्रांसफर। ट्रांसफर पे खत्म होता है ना बेटा, जिस दिन डैमेज हुई। तो 4-5 से लेके मेरे एग्जाम्पल में 20-21, ट्रांसफर 20-21 में है, कैपिटल गेन 25-26, जिस साल क्लेम मिलेगा। ठीक है जी। पीरियड ऑफ होल्डिंग 4-5 से लेके आपका बेटा क्या आ गया? 20-21। नेचर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 24 महीने से ज़्यादा है। इसके बाद सेल्स कंसिडरेशन, जो क्लेम मिला है, कितना क्लेम मिला है? 50 लाख। अब ध्यान से सुनो, 23 जुलाई 2024 से पहले डैमेज हुआ है, ट्रांसफर, अब की बार इंडेक्स होगा, ये कह रहा हूं मैं। 23 जुलाई डैमेज को ट्रांसफर माना है ना, तो ये वाला क्या होगा बेटा? इंडेक्स होगा। 5 लाख इनटू फॉर्मूला बोलना, CII ऑफ द ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर। किस साल ट्रांसफर? 20-21 का इंडेक्सेशन जो भी है वो याद नहीं करना, एग्जाम में आएंगे। डिनोमिनेटर में बेटा 4-5 का इंडेक्सेशन, वो इंडेक्स कर देना, बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। ये किस साल टैक्सेबल होगा भाई? 25-26, जिस साल क्लेम मिलेगा। तो ये पहला केस मैंने आपको बताया जहां कॉस्ट इंडेक्स होगी, सेक्शन 45(1)(a।
क्योंकि वहां पर ट्रांसफर क्या हो सकता है आज भी 23 जुलाई से पहले। ठीक है जी। दूसरा आपका कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल गेन ड्यू कब हो जाता था? जिस दिन कैपिटल एसेट मैंने कन्वर्ट कर दी। कैपिटल गेन लगता कब था? जिस दिन ये स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है बेटा आपका सोल्ड आउट होता है। याद आ रहा है? अब अगर बेटा कन्वर्ट ही मैंने 23 जुलाई 2024 से पहले कर दिया हो तो ट्रांसफर तो उसी साल हो गया ना। तो इस केस में भी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो इंडेक्स लगेगा। किस साल लगेगा? किस साल? जिस साल आपको बेटा क्या हो जाएगा वो स्टॉक बिकेगा। और मजे की बात है क्योंकि इंडेक्स हो रहा है, टैक्स रेट 20% रहेगा। वो जब मैं इनकम टैक्स की अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा टैक्स रेट को लेके, इन केसेस में जहां जहां इंडेक्सेशन है टैक्स रेट कितना परसेंट रहेगा? 20%। ठीक है। इनफैक्ट तीसरी एक्सेप्शन 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, उसमें भी ट्रांसफर कब होता था? जब कंपल्सरी एक्वायर हुआ। कैपिटल गेन कब लगता था? जब क्लेम मिल रहा है। समझ आ रहा है? तो इस केस में भी क्या हो जाएगी? कॉस्ट इंडेक्स। तो 3 जगह कॉस्ट इंडेक्स हो सकती है। 45(1) इंश्योरेंस क्लेम, 45(2) कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, तीसरा बेटा 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। इसके अलावा कितने मर्जी परमुटेशन कम्बिनेशन बनते रहे, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नॉट अवेलेबल। मिलेगा ही नहीं, इंडेक्स होगा ही नहीं। और एक जगह इंडेक्स होता है टैक्स निकालते टाइम, पहले भी आपने पढ़ा था, वो एज इट इज है बेटा। टैक्स रेट क्या है वैसे लॉन्ग टर्म का करंट ईयर में? 12.5%। एक केस में 20 और 12.5 विच एवर इज लेस। केस क्या था? इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए, उन्होंने लैंड या बिल्डिंग ट्रांसफर करी हो, खरीदी हो 23 जुलाई से पहले, बेची हो 23 जुलाई 2024 के बाद, और उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता हो। दोबारा बोलो। इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए, रेजिडेंट होने चाहिए, लैंड और बिल्डिंग होनी चाहिए, खरीदी कब हो? 23 जुलाई 2024 से पहले, बेची कब हो? 23 जुलाई 2024 के बाद, और उससे कैपिटल गेन कौन सा हो? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इस केस में जब टैक्स निकालेंगे, जब इनकम निकालेंगे तब नहीं, जब टैक्स निकालेंगे तो एक बार इंडेक्स करके देखेंगे उसको बेटा। तो 20% आफ्टर इंडेक्सेशन, 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लेस। ये पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन में। फिर इसके बाद आपने पढ़ी थी बेटा 111A और 112A, याद आ रही हो? आपने तो 2 टैक्स रेट पढ़े थे, 23 जुलाई से पहले है तो ये, 23 जुलाई के बाद है तो ये। अब तो समस्या ही खत्म है। 112A 12.5%, 112A कितना परसेंट है बेटा? 12.5%, इन एक्सेस ऑफ 1.25, 1.25 तक एग्जाम था, उसके ऊपर कितना लगता था बेटा आपका? 12.5%। 2 रेट ही नहीं है, स्यापा ही खत्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है 20, आप तो 2 पढ़ते थे ना, 15 और 20, अब तो रेट ही एक है बेटा 20%। 54EE लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जम्प्ट कर देंगे, 5 साल के बॉन्ड में पैसा लगा दो। 54EE 5 साल वाले बॉन्ड कौन कौन से थे? 5 साल वाले, पावर फाइनेंस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, याद आ रहे हैं? उसमें 2 और नए आ गए, इरिडा और हुडको, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कैपिटल गेन है। ठीक है। अगला चैप्टर लिया था मैंने टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। एक चेंज है उसमें, बायबैक वाला। पहले बायबैक में 2 चीज़ें होती थी, अक्टूबर से पहले है तो ये, अक्टूबर के बाद है तो वो। मैं कह रहा हूँ वो भी स्यापा खत्म हो गया। अब बायबैक हमेशा ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। 100 का शेयर कंपनी ने 500 रुपये में बाय बैक कर लिया। कंपनी में भी, पब्लिक कंपनी में भी, प्राइवेट कंपनी में भी, लिस्टेड कंपनी में भी, अनलिस्टेड, क्लोजली हेल्ड, वाइडली हेल्ड, कोई भी कंपनी हो, आज के टाइम बाय बैक शेयर होल्डर के हैंड में डीम डिविडेंड माना जाएगा। सेक्शन याद हो, सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज F, डीम डिविडेंड माना जाएगा और अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। 100 रुपये का शेयर कंपनी ने 500 रुपये में बाय बैक कर लिया, वो पूरा 500 रुपये शेयर होल्डर की इनकम मानी जाएगी अदर सोर्स की। किस हेडिंग में? डीम्ड डिविडेंड। सर वो कॉस्ट का क्या होगा? कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी बेटा? वो सारा का सारा लॉस मान लिया जाएगा। कौन सा लॉस? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, डिपेंड अपॉन पीरियड ऑफ होल्डिंग। अगर बाय बैक 12 महीने के बाद हो रहा है लिस्टिंग का, तो बेटा आपका क्या होगा? लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड का 24 महीने।
डिविडेंड चैप्टर में एक चेंज है, डिविडेंड चैप्टर बोल दो या बायबैक बोल दो, एक चेंज है बेटा बस, वो ट्रीटेड एज इनकम। डिविडेंड के बाद मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गिफ्ट, कोई चेंज नहीं है, गिफ्ट चैप्टर में कोई चेंज नहीं है। उसके बाद मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बेटा स्लम सेल, मैं अपनी बुक के हिसाब से चल रहा हूँ, जो जो मैंने पढ़ाए थे। स्लम सेल में भी कोई चेंज नहीं है। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। बाकी बच गए थे अदर सोर्स, ऑल दो इनकम ये सारी अदर सोर्स की थी, पर मैंने अलग अलग तोड़ दिए थे, उसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्लबिंग कोई चेंज नहीं, सेट ऑफ कोई चेंज नहीं। चैप्टर 6A में एक चेंज है ATCCD, तुम्हारा इनकम टैक्स खत्म हो गया, वैसे भी टैक्स रेट बचे हुए हैं वो भी निपटा के खत्म कर दूंगा, ऑल दो क्लास लूंगा मैं, एक TDS में टाइम लगाऊंगा। ATCCD पढ़ाई थी आपको, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स NPS, दो होते थे ना, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर सकता था या सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकता था। अब उसमें एक नई चीज़ आई है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वात्सल्य स्कीम क्या आई है, वात्सल्य NPS। पहले क्या था, या तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था या सेल्फ एम्प्लॉयड खुद अपने लिए। दीपक जैन एम्प्लॉय है तो उसके ऊपर क्या लगता था, ATCCD। दीपक जैन सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी वो NPS में पैसा लगा सकता था। दीपक जैन अपने बच्चों के लिए लगाना चाहता है, पहले ऐसी कोई स्कीम ही नहीं थी, अब NPS में स्कीम आई है, NPS वात्सल्य। पेरेंट्स या गार्जियन अपने बच्चों के लिए पैसा लगा सकते हैं NPS में। अब चेंज NPS में हुआ, इनकम टैक्स में आना जरूरी था। अब इनकम टैक्स में क्या चेंज कर दिया, पेरेंट्स या गार्जियन अपने बच्चों के लिए अगर NPS स्कीम लेते हैं, ATCCD 1B 50,000 वाली, ATCCD 1B, उसमें क्या मिल जाएगी बेटा, डिडक्शन मिल जाएगी। ATCCD 1B याद हो कितने तक की होती थी वो, NPS भी तो याद नहीं आ रहा सर हमें, 50,000। अरे चैप्टर 6A में नहीं पढ़ी थी ATCCD सबसेक्शन 1, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होता था बेटा, या सेल्फ का कॉन्ट्रीब्यूशन होता था। 1B 50,000 का एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन है, 2 में एम्प्लॉयर का होता था। अरे हाँ तो कर रहे हो, याद भी नहीं है फिर तो। उसमें नई चीज क्या आई है, NPS वात्सल्य पढ़ाऊंगा। चैप्टर 6 से हो गया, फिर उसके बाद हम किस पे आते थे, टैक्स रेट। उसके बाद मैंने टैक्स निकालना सिखाया था कि भैया अब इनकम निकल गई, अब इसका टैक्स निकालते हैं, न्यू टैक्स रिजीम। पहले उल्टे सीधे, ओल्ड में कुछ चेंज नहीं है, ओल्ड के स्लैब आज भी वही है, 2.5, 3, 5 एज द केस में भी। 80 से ऊपर है रेजिडेंट है तो 5 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, 60 से ऊपर है, 80 से कम है तो 3। और अगर बेटा जो A और B में नहीं आते वो किस में आते हैं, C में, उनके कितने थे, 2.5 लाख। ओल्ड में सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में 3 तक ये, 7 तक ये, 7 से 9 ये, स्यापा खत्म। 4-4 लाख से बढ़ते रहो, 0 से 4 निल, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 बेटा 15%, 16 से 20 आपका 20%, ऐसे बढ़ते रहो 30 तक। इधर 4-4 लाख बढ़ाते रहो, इधर बेटा 5-5% बढ़ाते रहो। 24 लाख के बाद जितना भी होगा कितना परसेंट, 30%। रिबेट कितने की हो गई, रिबेट 12 लाख तक नए वाले में। टोटल इनकम अगर 12 लाख तक है तो आपको क्या मिलेगी बेटा, रिबेट मिलेगी। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और 12 लाख पे टैक्स बनेगा आई थिंक 60,000। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी और 60,000 विच एवर इज लेस। स्पेशल टैक्स रेट वालों में से रिबेट नहीं मिलेगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, 112A, 111A, कैजुअल इनकम, कंसील इनकम, अब इनमें से रिबेट नहीं है, पहले मिलती थी। जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, पहले मिलती थी, अब इनमें से रिबेट नहीं है। सर स्लैब चेंज हो गए, ये चेंज हुए, इसमें क्या चेंज है इसमें? और तुम बेटा एक्सपर्ट हो चुके हो, एग्जामिनर कितने टैक्स निकलवा रहा है, बच्चा लगा हुआ है पागलों की तरह टैक्स निकालने, लगा सरचार्ज, लगा ये लगा वो। ओ भाई वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, कंप्यूटेक्स, फिगर डालो अपने आप टैक्स निकल के आ रहा है। तो चेंज मैं भी पढ़ाऊंगा, टैक्स रेट में ये चेंज हो गया, उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस मत करना। पागलों की तरह निकाल रहे हैं टैक्स, क्यों निकाल रहा है, इनकम निकाल, इनकम निकालना सीख, छोड़ इस टैक्स को। ये ना भी आए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं वो निकाल देंगे। सर एग्जाम में आता है, 100 नंबर का आता है, एक्सपर्ट हो तुम तो। अब तो बेटा पर्सनल मत हो जाना, कहीं बात चुप जाए, और मैं चाहता हूं वैसे चुप जाए कि लगे तुम्हारे। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है भाई, कंप्यूट टैक्स आ गया। अरे सैलरी में भी पहले इनकम तो निकलवाएगा, 10 नंबर के क्वेश्चन में 6-7 तो वही आ रहे हैं,
टैक्स निकल जाए ठीक है, नहीं निकल जाए छोड़ दे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, पागलों की तरह टैक्स निकालने पे लगे हुए हैं, सरचार्ज देख, रिलीफ निकाल के दिखाते हैं तेरे को, इतने से ऊपर जाते इतने के, क्या करेगा भाई? सिखाना मुझे भी पड़ता है, नहीं तुम्हें लगेगा मुझे नहीं आता, पर ये कुछ नहीं काम आना है प्रैक्टिकल लाइफ में। सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं वहां तो सब, प्रैक्टिकल लाइफ में इनकम निकालना काम आएगा। एक्चुअल में अमेंडमेंट निपट गई टीडीएस टीसीएस चैप्टर को छोड़ के। तो एक डे फिक्स कर लेते हैं, मेरे को एक्चुअली टाइप करने हैं बेटा ये सारी चीज़ें, उसमें टाइम लगता है। पढ़ाने में तो 1 घंटे में निपट गया, ये बनाने में 1 हफ्ता लगा है मेरे को। कब रखें क्लास? अगले महीने? अच्छा अगले मंडे। मुझे लगा क्या तू एग्ज़ाम के बाद आएगा भाई। नहीं अगले मंडे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा यार, मैं 2-3 दिन में निपटा दूंगा। ग्रुप पे तुम हो ना, मतलब कोई ग्रुप बनाओ, तुम्हें पता क्या चल रहा है क्लास है? मतलब मैसेज आते हैं ना, मैं अपडेट करवा दूंगा बेटा। कब तक मैं कह तो रहा हूँ, कब तक पता होता तो मैं अभी अनाउंस ही ना कर देता अगली क्लास कब है। तुम्हारे सीए के पेपर मैं चेक करूँगा आपकी बार कि तुम कर क्या रहे हो, पास तुम्हारे 20 नहीं आने दूंगा मैं। चलो आज के लिए इतना बेटा, नेक्स्ट क्लास में इसको इनकम टैक्स को और लेता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, कोई भी क्वेरी हो डिस्कस कर लेना। इवनिंग 7 to 9, ना उससे पहले ना उसके बाद में। चलो बस आज के लिए इतना। एक मिनट बंद मत करियो भाई, ऑनलाइन क्वेरी है। सर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में चैप्टर के क्वेश्चन में ऑलरेडी एडजस्टेड, नॉट ऑलरेडी एडजस्टेड, इसका नेक्स्ट क्लास में समझा देता हूँ। फिर डिस्काउंट की कह रहा होगा, ठीक है बेटा, वो भी ले लूँगा। कोई और क्वेरी हो तो वो भी बता देना, व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर देना, मैं इस पे ले लूँगा फिर क्लास में। ठीक है जी, सॉफ्ट कॉपी आपके पास है बेटा, प्रिंट आउट ले लेना। अमेंडमेंट्स आ जाती हैं 5 से 10 नंबर तक। चलो टाटा बाय बाय।